टाइम थोड़ा काम में बिजी हूँ और अल्टरनेट एपिसोड्स हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी आप लोग मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, सागा सीरीज़ प्ले स्टोर से। तो उसमें आपको नई स्टोरी मिल जाएगी, मैरिड टू ड्रैगन प्रिंसेस, उसको सुन सकते हैं। और स्टार्टिंग के एपिसोड 10 आपको टेलीग्राम के थ्रू मेरे मिल जाएंगे, उसको भी सुन सकते हो वहाँ के। नए चैनल जो कि लिंक पड़ा होगा कम्युनिटी टैब में, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। वहाँ पर भी मैं कंटिन्यू रखूँगा, डबिंग चल रही है, आगे के बहुत सा ज़्यादा एपिसोड आगे के रेडी कर दूँगा अच्छी आवाज़ में, ताकि उसको मैं सेटअप कर पाऊँ। बाकी अल्टरनेट एपिसोड कुछ दिनों तक ऐसे ही आते रहेंगे। ड्रैगन लॉर्ड रिवेंज के बाकी 2 एपिसोड शाम तक अवेलेबल हो जाएंगे, और एक स्टोरी मंडे से हम लोग नई स्टोरी डाल देंगे, फिर कल ही अपलोड हो जाएगी अगर एपिसोड रेडी हो गए तो। और इसके 7 बजे और 9 बजे तक एपिसोड इसके सारे अवेलेबल हो जाएंगे ड्रैगन लॉर्ड के। डेविल एम्परर रेल्म का वह डेमन अब पूरी तरह से पागलपन में चला गया था। हताशा में उसने अपने शरीर से चमकीले लाल बोन स्पर्स बाहर निकाले और उन्हें तीव्र गति से शिवम की ओर दाग दिया। इस बार दूरी बहुत कम थी और बोन स्पर्स की रफ्तार भयावह थी। भले ही शिवम बचना चाहता वह भी संभव नहीं था, लेकिन सच्चाई ये थी कि शिवम ने बचने की कोई कोशिश ही नहीं की। एक के बाद एक कई डल आवाजें गूंजी। बोन स्पर्स शिवम के शरीर को भेदते हुए निकल गए। कुछ ने उसकी छाती को भेदा, कुछ सीधे शिवम के डैंशन को पार कर गए और कुछ उसके कंधों से आर पार हो गए। कुल मिलाकर 5 बोन स्पर्स ने शिवम के शरीर में 5 बड़े छेद कर दिए। उसका शरीर पीछे की ओर उछला और वह एक विशाल चट्टान पर जाकर जड़ दिया गया। डेविल एम्परर रेल्म का डेमन पागलपन से हंसते हुए चिल्लाया कि अब मर जाओ, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बाहर निकल आईं, क्योंकि उसके सामने जो दृश्य था वह उसकी कल्पना से परे था। शिवम बिल्कुल ठीक खड़ा था और उसकी ऑरा में कोई कमी नहीं आई थी। एक जोरदार धमाके के साथ शिवम ने अपने शरीर से भयंकर शक्ति विस्फोटित की। 5 बोन स्पर्स बाहर उछल गए और उसके शरीर के जख्म आंखों के सामने भरने लगे। इसी क्षण रूपाली ने अवसर नहीं छोड़ा। डेविल एम्परर रेल्म का डेमन जब स्तब्ध था, उसी पल रूपाली ने पूरी शक्ति से एक तीर छोड़ा। वह तीर सीधा डेमन की गर्दन में घुस गया और उसकी चोटों को और भी गंभीर बना दिया। अब डेविल एम्परर रेल्म का डेमन सच में घबरा गया। उसने चीखते हुए पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर तेज हवाओं का घेरा था और उसकी मौजूदा हालत में वह उनसे बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। शिवम ने जेड स्टिक थामी और फिर से उस पर टूट पड़ा। एक शक्तिशाली वार में डेमन लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। शिवम ने तुरंत कोको को सोल ट्रांसमिशन भेजी और पूछा कि सब तैयार है या नहीं। ये डेमन सच में बेहद मुश्किल था। जेड स्टिक को लगातार पूरी ताकत से चलाने में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च हो रही थी और रूपाली की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। अगर ये लड़ाई ज्यादा देर चलती तो संभव था कि डेमन भाग निकलता। सौभाग्य से कोको की आवाज आई कि सब तैयार है और अब निर्णायक वार किया जा सकता है। कोको ने दोनों हाथों से सील बनाए और उसी क्षण जमीन और वॉइड में अनगिनत रून्स उभर आए। वे रून्स आपस में जुड़कर एक विशाल अरे बनने लगे। अरे से तेज रोशनी फूटी और वातावरण में बुद्धिस्ट मंत्रों की गूंज फैल गई। अगले ही क्षण 8 विशाल आकृतियां प्रकट हुई। वे सभी सुनहरे बुद्धा लाइट से चमक रही थीं, जैसे बुद्धिस्ट गेट के अष्टवज्र हों। 8 वज्र ने एक साथ डेविल एम्परर रेल्म के डेमन पर प्रचंड हमला किया। इसी समय शिवम और रूपाली ने भी पूरी शक्ति झोंक दी। शिवम ने एक हाथ से वायु बीट की सारी शक्ति खींच ली और उसे एक विशाल विंड ब्लेड बनाकर दाग दिया, जबकि दूसरे हाथ से जेड स्टिक में सारी इंस्क्रिप्शन पावर भर दी। जेड स्टिक तुरंत विशाल हो गई और पूरी ताकत से डेमन की ओर गिरी। रूपाली ने भी बिना किसी संकोच के जीवनदायी शक्ति वाला तीर छोड़ा। तीनों का हमला एक साथ डेविल एम्परर रेल्म के डेमन पर टूट पड़ा। डेमन की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि उसे इस वार में मृत्यु का स्पष्ट आभास हो गया था। उसने दहाड़ते हुए आखिरी ताकत से सेक्ट रश करने की कोशिश की। भयानक धमाकों की श्रृंखला गूंजी और फिर एक विशाल आकृति मीटियोर की तरह उड़कर झील की तलहटी में जा गिरी। पहाड़ टूट गए और पानी में उथल पुथल मच गई। वह आकृति स्वयं डेविल एम्परर रेल्म का डेमन था। शिवम, रूपाली और कोको तुरंत उसके पीछे पहुंचे। हजारों मील आगे जाकर उन्होंने देखा कि डेमन जमीन पर पड़ा हुआ है। उसका शरीर छलनी हो चुका था और लगभग खत्म हो चुकी थी और वह अंतिम सांसें गिन रहा था। उसकी आंखें खुली की खुली थीं और उनमें गहरी नफरत तथा असंतोष झलक रहा था। शायद उसने कभी नहीं सोचा था कि एक डेविल एम्परर होकर उसे डिवाइन एम्परर रेल्म के 3 लोग मार देंगे।
शिवम ने ठंडी आवाज में कहा कि अब विदा होने का समय है। उसके कदम के नीचे एक ग्रेट डेमन स्वॉर्ड टेक्निक बनी और अगले ही क्षण डेमन पूरी तरह समाप्त हो गया। तीनों ने राहत की सांस ली। वे जानते थे कि उनकी संयुक्त शक्ति भले ही असाधारण हो, लेकिन डिवाइन एम्परर रेल्म और डेविल एम्परर रेल्म की खाई अभी भी बहुत बड़ी है। अगर यह डेमन पहले से गंभीर रूप से घायल न होता तो वे तीनों मिलकर भी उसे रोक नहीं पाते। इसके बाद उन्होंने डेविल एम्परर रेल्म डेमन का डेमन स्पिरिट ब्लड निकाला और तुरंत वहां से निकल गए। विश्राम के बाद वे नैंशन सिटी की ओर लौटे। नैंशन सिटी पहुंचकर शिवम ने गॉड जनरल से रिपोर्ट की। उसने शैडो क्लैन का जिक्र नहीं किया और कहा कि उनकी टीम डीमंस के हाथों नष्ट हो गई और केवल वे 3 ही बचे। ये बात पूरी तरह स्वाभाविक थी, इसलिए किसी को कोई संदेह नहीं हुआ। गॉड जनरल ने शिवम से पूछा कि क्या वह नई टीम बनाना चाहता है या अकेले कार्य करना चाहेगा। ज्यादातर लोग नई टीम बनाते हैं क्योंकि बैटल अरे की शक्ति अत्यंत भयावह होती है, लेकिन कुछ लोग अपनी क्षमता पर भरोसा करके अकेले भी लड़ते हैं। शिवम ने बिना हिचक अकेले काम करने का निर्णय लिया। यह निर्णय उसके आत्मविश्वास और उस रास्ते की शुरुआत था जहां वह अब केवल अपने दम पर आगे बढ़ने वाला था। शिवम ने अकेले कार्य करने का चुनाव किया। एक बार विश्वासघात झेलने के बाद वह दोबारा धोखा नहीं खाना चाहता था। यदि वह फिर से कोई नई टीम बनाता तो यह निश्चित नहीं था कि भविष्य में दोबारा विश्वासघात नहीं होगा। इसलिए उसने यह निश्चय किया कि इस अवधि में वह केवल कोको और रूपाली के साथ मिलकर ही डेमन का शिकार करेगा। भले ही इसकी कार्यकुशलता थोड़ी कम हो जाए, लेकिन कम से कम ये सुरक्षित और भरोसेमंद था। जब उसने यह विचार गॉड जनरल के सामने रखा तो गॉड जनरल ने बिना किसी आपत्ति के तुरंत सहमति दे दी। अपने निवास स्थान पर लौटकर वह कोको और रूपाली से मिला और फिर तीनों ने वह इलाका छोड़ दिया। इसके बाद वे शहर की दीवार के एक अन्य हिस्से में रहने चले गए। इसके पश्चात उन्होंने इस दौरान प्राप्त किए गए डेमन स्पिरिट ब्लड को बाहर निकाला और उसका हिसाब लगाया। इस बार की फसल अत्यंत विशाल थी। इनमें अधिकांश डेमन स्पिरिट ब्लड डिवाइन एम्परर के 7वें स्तर या उससे ऊपर के डीमंस से प्राप्त हुआ था, जिसे निश्चित ही भारी मात्रा में मेरिट पॉइंट्स के बदले बदला जा सकता था। हालांकि मेरिट वेल में गए बिना ये ठीक नहीं कहा जा सकता था कि कितने मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। इस समय वे ड्रीम सिटी वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि उन्हें नैंशन सिटी में 100 वर्षों तक तैनात रहना अनिवार्य था। डेमन स्पिरिट ब्लड की गणना करने के बाद तीनों ने उन्हें समान रूप से बांट लिया। इसके बाद अगले आधे महीने तक वे नैंशन सिटी में ही साधना करते रहे। ये समय काफी शांतिपूर्ण रहा और किसी ने भी उन्हें परेशान नहीं किया। जाहिर है एंजल क्लैन के सभी लोग मारे जा चुके थे और किसी को ये पता नहीं चल पाया था कि यह सब उन्हीं का किया हुआ था। यद्यपि इनमें एंजल क्लैन के लोग अभी भी बहुत थे, लेकिन शिवम और उसके साथियों से सबसे अधिक शत्रुता रखने वाले लैफायट जैसे लोग समाप्त हो चुके थे। उनके मरने के बाद स्वाभाविक रूप से कुछ समय तक शांति बनी रही। आधे महीने बाद तीनों ने पुनः प्रस्थान किया और नैंशन सिटी छोड़कर एक अन्य 3रे स्तर के क्षेत्र में डेमन का शिकार करने निकल पड़े। इसके बाद के समय में शिवम, कोको और रूपाली तीनों ने मिलकर कार्य किया। इसमें शिवम और रूपाली मुख्य आक्रमणकारी थे, जबकि कोको बैटलफील्ड फॉर्मेशन संभालता था। यद्यपि उनकी डेमन हंटिंग की गति किसी पूर्ण टीम जितनी तेज नहीं थी, फिर भी वह बहुत पीछे भी नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि डेमन स्पिरिट ब्लड केवल 3 लोगों में बंटता था, जिससे प्रत्येक को कहीं अधिक लाभ मिल रहा था। समय तेजी से बीतता गया और देखते ही देखते 90 वर्ष निकल गए। 100 वर्षों की अवधि पूरी होने में अब केवल कुछ ही वर्ष शेष थे। जैसे ही 100 वर्ष पूरे होंगे वे ड्रीम सिटी लौट सकेंगे, अपने पास जमा डेमन स्पिरिट ब्लड को मेरिट पॉइंट्स में बदल सकेंगे और फिर उन पॉइंट्स से अनेक खजाने प्राप्त कर सकेंगे या फोर्टिफिकेशन टावर में प्रवेश करके अपनी शक्ति और अधिक बढ़ा सकेंगे। इन 90 वर्षों में उनकी शक्ति में भी जबरदस्त वृद्धि हुई थी। शिवम की काया विशेष थी। निरंतर जीवन मृत्यु की लड़ाइयों के बाद उसका कल्टिवेशन और आगे बढ़ा और वह डिवाइन एम्परर के 4थे स्तर में प्रवेश कर गया। कोको भी पहले डिवाइन एम्परर के 2रे स्तर की चरम सीमा पर था और इन 90 वर्षों में वह भी ब्रेक थ्रू कर डिवाइन एम्परर के 3रे स्तर में पहुंच गया। रूपाली की कल्टिवेशन भी बढ़कर डिवाइन एम्परर के 5वें स्तर तक पहुंच गई। सेक्रेड मदर ट्री प्राप्त करने के बाद उसकी शरीर रचना में परिवर्तन आया था और उसकी कल्टिवेशन गति असाधारण रूप से तेज हो गई थी, जो शिवम से भी कम नहीं थी। इसके अतिरिक्त बॉल ने भी 2 बार ब्रेक थ्रू किया। वह डिवाइन एम्परर के 5वें स्तर से सीधे डिवाइन एम्परर के 7वें स्तर तक पहुंच गया।
इसका कारण ये था कि उसने बड़ी मात्रा में मैजिकल सोल्जर्स को निगल लिया था, विशेषकर वे टूटे हुए मैजिकल सोल्जर्स जिन्हें शिवम ने इनर से मेरिट पॉइंट्स खर्च करके प्राप्त किया था। कुल मिलाकर तीनों की शक्ति में अभूतपूर्व उछाल आया था और डेमन का शिकार करना पहले से कहीं अधिक सहज हो गया था। एक दिन वे तीसरे स्तर के क्षेत्र में डेमन का शिकार कर रहे थे, तभी उन्हें नैंशन सिटी से संदेश मिला कि तुरंत वापस लौटना है। शिवम और अन्य दोनों थोड़ा भ्रमित थे क्योंकि कारण स्पष्ट नहीं था, लेकिन इतना तय था कि अवश्य ही कोई बड़ी घटना घटने वाली थी। वे विलंब किए बिना नैंशन सिटी की ओर रवाना हो गए। जब वे दक्षिणी शहर दीवार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों दिशाओं से बड़ी संख्या में हेवनली सोल्जर्स लौट रहे हैं। ये सभी वे सैनिक थे जो विभिन्न क्षेत्रों में डेमन हंटिंग पर गए हुए थे। इतने वर्षों के शिकार के बाद नैंशन सिटी के आसपास के दूसरे, तीसरे और यहाँ तक कि चौथे स्तर के क्षेत्र लगभग पूरी तरह साफ हो चुके थे। इसके आगे पांचवां स्तर आता था जो अत्यंत भयानक था। वहाँ भयानक डेमोनिक डिनेस्टीज जमकर बैठी थीं जिनमें रहने वाले डीमंस की शक्ति इनर के हेवनली किंग्स के बराबर थी। सामान्य गॉड जनरल्स भी पांचवें स्तर के क्षेत्र में गहराई तक घुसने का साहस नहीं करते थे। नैंशन सिटी की फॉर्मेशन खोली गई। अनगिनत हेवनली सोल्जर्स फॉर्मेशन में प्रवेश करते हुए शहर की दीवार पर आ खड़े हुए। शिवम और उसके साथी भी भीड़ के साथ नैंशन सिटी में लौट आए और दीवार के एक हिस्से पर उतर गए। चारों ओर चर्चा हो रही थी कि अचानक पूरे क्षेत्र से वापसी का आदेश क्यों दिया गया। कुछ लोगों को अफसोस था कि तीसरे स्तर का क्षेत्र लगभग जीत लिया गया था और सभी डेविल एम्परर्स मारे जाने ही वाले थे, लेकिन फिर भी पीछे हटना पड़ा। तभी एक गंभीर भारी आवाज पूरी शहर दीवार में गूंज उठी और एकदम सन्नाटा छा गया। आकाश में एक के बाद एक कई आकृतियां प्रकट हुई। उनकी ऑरा समुद्र जैसी गहरी और भयावह थी। वे सभी डिवाइन एम्परर रेल्म के अस्तित्व थे। उनमें बैटल आर्मर पहने गॉड जनरल्स भी थे और श्वेत वस्त्रों में टीन ऑफिशियल्स भी। उनकी संख्या 100 से कम नहीं थी। इतने सारे उच्च पदस्थ अस्तित्वों का एक साथ आना अत्यंत असामान्य था। एक शक्तिशाली और प्रभावशाली गॉड जनरल ने बोलते हुए घोषणा की कि विश्वसनीय सूचना के अनुसार डार्क यूनिवर्स की गहराइयों में भारी मात्रा में डेमोनिक लीजन्स एकत्र हो रही हैं और वे नैंशन सिटी की ओर बढ़ रही हैं। ये स्पष्ट रूप से 5वें स्तर के क्षेत्र से आने वाली डेमन सेनाएं थीं। शिवम की आंखें हल्के से सिकुड़ गईं। उसके मन में अचानक एक विचार कौंध गया। ये गॉड जनरल सेलेस्टियल क्लैन का था। वह कभी भूल नहीं सकता था। इनर की वास्तविक केंद्रीय शक्ति यही सेलेस्टियल क्लैन थी। कहा जाता था कि इनर की स्थापना भी सेलेस्टियल क्लैन ने ही की थी। वे किसी भी अन्य जाति से ऊपर माने जाते थे और किसी भी शीर्ष जाति से उनकी तुलना नहीं की जा सकती थी। संख्या में कम होने के बावजूद सेलेस्टियल क्लैन का प्रत्येक सदस्य अत्यंत भयानक और शक्तिशाली होता था, जो एंशिएंट यूनिवर्स में सर्वोच्च जीनियस के स्तर का अस्तित्व माना जाता था। इनर में इतने वर्षों के बाद ये पहली बार था जब शिवम ने असली सेलेस्टियल क्लैन को सामने से देखा। जैसे ही 5वें स्तर के क्षेत्र से डेमन लीजन की बात सामने आई, पूरे माहौल में खलबली मच गई। कई लोग डर और आशंका से भर गए। वे जानते थे कि यह एक डेविल वेव हो सकता है और जब भी 5वें स्तर के डीमंस नैंशन सिटी की ओर बढ़ते हैं तो वह विनाशकारी युद्ध का संकेत होता है। हर बार जब भी मैजिक वेव फूटती है तो ये तय होता है कि एक विश्वस्तरीय युद्ध छिड़ेगा और लड़ाई अत्यंत भयानक एवं रक्तरंजित होगी। हाँ, यह एक मैजिक टाइड ही है और इस बार की मैजिक टाइड छोटी नहीं है। बहुत संभव है कि एक से अधिक लेवल 5 क्षेत्र सक्रिय हो चुके हों। इसलिए अभी तुरंत युद्ध की तैयारी की जाए और सभी फॉर्मेशंस की जांच की जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी प्रकार की कमी न रह जाए। सेलेस्टियल रेस के गॉड जनरल्स ने ऊंचे स्वर में आदेश दिया। ये सुनकर बहुत से लोगों के दिल कांप उठे। एक से अधिक 5वें स्तर के डेमन क्षेत्रों का सक्रिय होना स्थिति को कल्पना से भी कहीं अधिक गंभीर बना देता है। इसके बाद सभी तुरंत हरकत में आ गए। जिन्हें जिस सिटी वॉल सेक्शन की रक्षा सौंपी गई थी वे तुरंत वहां लौट गए और मोर्चा संभाल लिया। शिवम, कोको और रूपाली अकेले कार्य कर रहे थे, इसलिए उन्हें भी सिटी वॉल के एक हिस्से में अस्थायी रूप से तैनात कर दिया गया जहां उन्हें यथासंभव डीमंस को मारना था। हेवनली सोल्जर्स की गति अत्यंत तेज थी। कुछ ही समय में पूरी सुरक्षा व्यवस्था तैनात हो गई। सभी सैनिक दूर क्षितिज की ओर टकटकी लगाए खड़े थे, डेमन सेना के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक क्षण फिर दूसरा क्षण। अचानक आकाश और पृथ्वी दोनों में कंपन महसूस हुआ। फिर दूर से एक भयानक ऑरा आने लगी। वातावरण अचानक अत्यधिक दबावपूर्ण हो गया, जैसे कोई प्रलयनकारी दैत्य दूर से इस ओर बढ़ रहा हो।
सभी के दिल गले में अटक गए। इसके बाद जोरदार धमाके गूंजने लगे और सामने का आकाश काला पड़ने लगा। ये डेमन ची थी। मोसर की गैस ज्वार की तरह नैंशन सिटी की ओर उमड़ पड़ी। उस डेमन ची के भीतर असंख्य डीमंस दिखाई देने लगे। वे आकाश को धंकते हुए आगे बढ़ रहे थे, हाथों में विभिन्न प्रकार के हथियार, गर्जना करते हुए समुद्री लहरों की तरह उमड़ते हुए। उनकी संख्या अनगिनत थी। चारों ओर केवल डेमन शक्ति ही डेमन शक्ति दिखाई दे रही थी, अंतहीन और अपार। इनमें से कई की और अत्यंत भयावह थी। वे डेविल एम्परर रेल्म के डीमंस थे। केवल एक दृष्टि में ही सैकड़ों डेविल एम्परर रेल्म के डीमंस दिखाई दे रहे थे। इतनी बड़ी संख्या देखकर कई लोगों का चेहरा बदल गया। इतने डीमंस और इतने डेविल एम्परर रेल्म के अस्तित्व सामने आ जाना ये स्पष्ट संकेत था कि केवल एक या दो पांचवें स्तर के क्षेत्र नहीं बल्कि कई डेमोनिक डिनेस्टीज एक साथ सक्रिय हो चुकी थीं। तैयार हो जाओ, आकाश में स्थित सेलेस्टियल क्लैन के गॉड जनरल्स ने आदेश दिया। तुरंत रणनीति के अनुसार हमला करने के लिए तैयार हुआ जाए। सिटी वॉल पर खड़े फर्स्ट क्लास स्काई सोल्जर्स ने भी ऊंचे स्वर में आदेश दोहराया। इन की ओर से 100 से अधिक डिवाइन एम्परर रेल्म के अस्तित्व आकाश में प्रकट हो चुके थे। ये सभी गॉड जनरल्स और हेवनली ऑफिशियल्स थे। जो भी इस स्तर तक पहुंचता है वह डिवाइन एम्परर रेल्म में भी अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में फर्स्ट क्लास स्काई सोल्जर्स भी डिवाइन एम्परर रेल्म के थे। भले ही उनकी शक्ति थोड़ी कम थी, लेकिन संख्या विशाल थी। आकाश पृथ्वी कांप उठे। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मंद पड़ गया। डेमन लीजन नैंशन सिटी के और निकट पहुंचती जा रही थी। डेमन लीजन से गर्जनाएं गूंजी, इनको नष्ट करने और सेलेस्टियल क्लैन का संहार करने के नारे लगाए गए। संपूर्ण विशाल यूनिवर्स के जीवों का शिकार करने की घोषणा करते हुए डीमंस पूरी ताकत से आगे बढ़े। दोनों पक्षों के बीच की दूरी लगातार कम होती गई। कुछ ही क्षणों में ये दूरी हजारों मील से भी कम रह गई। तभी डेमन सेना ने आक्रमण शुरू कर दिया। अनगिनत आक्रमण एक साथ फूट पड़े। घने और तीव्र हमले आकाश को चीरते हुए नैंशन सिटी की ओर बढ़े। सेलेस्टियल क्लैन के गॉड जनरल ने आदेश दिया और नैंशन सिटी की महान फॉर्मेशन सक्रिय हो गई। सिटी वॉल से तेज प्रकाश फूटा और एक विशाल रक्षा मास्क प्रकट हुआ। सभी डेमोनिक हमले इस मास्क से टकराए। मास्क लगातार कांपता रहा, परंतु उन्हें रोकने में सफल रहा। इसके बाद सेलेस्टियल क्लैन ने किलिंग अरे को सक्रिय किया। सिटी वॉल के प्रत्येक भाग पर रून्स चमकने लगे। सूर्य जैसे प्रकाश से एक विशाल किलिंग फॉर्मेशन बन गई। उससे डिवाइन लाइट के असंख्य प्रहार एरोस की तरह डेमन सेना की ओर दागे गए। लेकिन डेमन सेना भी पहले से तैयार थी। उनकी ओर से भी थिक डेमोनिक चीकी लेयर्स से बना एक विशाल मास्क उभरा, जिसने इन प्रहारों को रोक लिया। पहली टक्कर में किसी भी पक्ष को निर्णायक क्षति नहीं पहुंची। दोनों सेनाएं और निकट आ चुकी थीं। अंततः डेमन सेना ने जोरदार टक्कर से नैंशन सिटी की रक्षा मास्क पर प्रहार किया। पूरा शहर जैसे हिल उठा। डीमंस ने आक्रमण केंद्रित कर एक ही बिंदु पर लगातार हमले शुरू कर दिए। उनका उद्देश्य फॉर्मेशन को फाड़कर भीतर घुसना था। डेविल एम्परर रेल्म के डीमंस भी स्वयं आगे आए और पूरी ताकत झोंक दी। रक्षा मास्क जोर जोर से कांपने लगा। ये स्पष्ट था कि इस तरह जारी रहने पर फॉर्मेशन अनिवार्य रूप से टूट जाएगी। सिटी वॉल पर तैनात हेवनली सोल्जर्स ने भी प्रतिकार शुरू कर दिया। बैटल फॉर्मेशन सक्रिय हुए। सुनहरी स्वॉर्ड लाइट बनकर आक्रमण बाहर की ओर फूटा और असंख्य डीमंस कटकर गिर पड़े। लेकिन डेमन सेना की संख्या बहुत अधिक थी। वे बिना रुके भीतर घुसते जा रहे थे। उनमें से कई डेविल एम्परर रेल्म के थे। एक डेविल एम्परर रेल्म डेमन ने दरार से भीतर घुसते ही आक्रमण कर दिया और एक एंटायर फॉर्मेशन को चीर डाला। कई स्काई सोल्जर्स वहीं मारे गए। युद्ध अब वास्तविक रूप से रक्तरंजित हो चुका था। तभी एक फर्स्ट क्लास स्काई सोल्जर, जिसे डिवाइन लाइट ने चारों ओर से घेर लिया था, आगे बढ़ा और वॉर स्वॉर्ड घुमाकर उस डेविल एम्परर रेल्म डेमन पर टूट पड़ा। दोनों के बीच भीषण सेक्ट्रश छिड़ गया। दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध छिड़ चुका था और धीरे धीरे दोनों ओर से कैजुअल्टीज होने लगी थीं। डेमन की लगातार और उग्र आक्रमण के कारण नैंशन सिटी की फॉर्मेशन कई जगहों से फटने लगी थी। इन दरारों से अनगिनत डीमंस भीतर घुस आए और हेवनली सोल्जर्स के साथ आमने सामने की खूनी लड़ाई शुरू हो गई। शिवम और उसके साथियों के क्षेत्र में भी जबरदस्त कंपन होने लगा। अनगिनत डीमंस के निरंतर हमलों से वहां बनी फॉर्मेशन हिलती रही और अंततः उसमें भी एक दरार खुल गई। इसी अवसर का लाभ उठाते हुए कई डीमंस जोर जोर से दहाड़ते हुए भीतर घुस आए और हेवनली सोल्जर्स पर टूट पड़े।
सिटी वॉल पर खड़े सैनिकों ने तुरंत काउंटर अटैक किया, फॉर्मेशंस को सक्रिय किया और दोनों पक्षों के बीच भयानक सेक्ट रश छिड़ गया। कुछ डीमंस सीधे शिवम, कोको और रूपाली की ओर बढ़ आए। कोको ने कदम बढ़ाते ही जमीन पर घने रून्स उकेर दिए। देखते ही देखते एक विशाल फॉर्मेशन सक्रिय हो गई और चेन्स बनकर दर्जन भर डीमंस को जकड़ लिया। तभी शिवम ने गोविंद स्टोन बीड्स निकाले, भयानक तूफानी हवा गरजी और अगले ही पल वह हवा उन डीमंस पर टूट पड़ी। एक ही झटके में 1 दर्जन से अधिक डीमंस हवा में उड़कर नष्ट हो गए। ऐसे युद्ध में शिवम ने आइस शैन स्टिक निकालने का इरादा नहीं किया। वह हथियार अत्यंत शक्तिशाली था लेकिन अत्यधिक ऊर्जा खपत करता था और लंबे युद्ध में व्यवहारिक नहीं था। गोविंद स्टोन बीड्स कहीं अधिक उपयोगी थे। रूपाली ने भी एल्वन किंग बो जरूर निकाला लेकिन पूरी ताकत से नहीं चलाया। उसने उसे डिवाइन एम्परर रूम स्तर तक ही सक्रिय रखा ताकि लंबे समय तक लगातार आक्रमण कर सके। तीनों का तालमेल बेहतरीन था। कुछ ही समय में उन्होंने कई दर्जन डीमंस का सफाया कर दिया। उनकी ये दक्षता डेमन सेना की नज़र में आ गई। तभी एक ब्लडेड फ्लेम डेमन, जिसकी आंखों में लालच और हत्या की आग जल रही थी, जोर से गर्जना करता हुआ उनकी ओर बढ़ा। ये फ्लेम डेमन डीमंस के बीच भी एक विशेष जाति थी और उसकी शक्ति असाधारण थी। उसके पास पहुंचे बिना ही उसकी प्रचंड गर्मी शिवम और उसके साथियों तक पहुंचने लगी। शिवम ने गोविंद स्टोन बीड्स से बनी विंड ब्लेड से उस पर वार किया। जोरदार टकराव हुआ, धरती हिल गई लेकिन वह डेमन मरा नहीं। उसका प्रहार इस बात का प्रमाण था कि उसकी कॉम्बैट पावर साधारण डिवाइन एम्परर रूम से कहीं ऊपर थी। शिवम की आंखों में गंभीरता आ गई। अब वह डिवाइन एम्परर 4th लेयर में पहुंच चुका था, फिर भी गोविंद स्टोन बीड्स की शक्ति उस डेमन को पूरी तरह नहीं रोक पा रही थी। फ्लेम डेमन ने दहाड़ते हुए कहा कि बाहरी वस्तुओं पर निर्भर रहना व्यर्थ है। वह बिजली की गति से शिवम पर झपटा क्लॉज निकालते हुए। रूपाली ने तुरंत तीर छोड़ा। फ्लेम डेमन ने पंजे से उसे रोका और उसके बाद डेमन विंग्स से लगातार वार करने लगा। शिवम ने गोविंद स्टोन बीड्स से उसका प्रतिकार किया लेकिन डेमन ने पास आने का मौका पा लिया और शिवम के सिर की ओर घातक पंजा बढ़ाया। उसी पल रूपाली ने पूरी ताकत से दूसरा तीर छोड़ा। फ्लेम डेमन का चेहरा बदल गया। उसने डेमन विंग्स से वार रोकने की कोशिश की लेकिन धमाके के साथ उसके पंख में छेद हो गया और वह पीछे हट गया। यही मौका शिवम ने नहीं छोड़ा। गोविंद स्टोन विंड्स एक बार फिर उफनी और विंड ब्लेड के साथ उसने निर्णायक वार किया। एक ही क्षण में डेमन का सिर उड़ गया। ये डेमन जीनियस मारा गया। शिवम ने उसके डेमन स्पिरिट ब्लड को तुरंत अपने हाथ में खींच लिया, लेकिन इस प्रदर्शन ने डीमंस के बीच मौजूद एक और भयानक अस्तित्व का ध्यान खींच लिया। एक डेविल एम्परर रेल्म का डेमन आगे बढ़ा। उसने हाथ उठाते ही 3 विशाल पंजे बनाए जो आकाश को चीरते हुए शिवम, कोको और रूपाली की ओर आए। ये डेमन अपने पूरे पीक पर था। उसकी शक्ति देखकर तीनों की धड़कन तेज हो गई। यह ऐसा शत्रु था जिसे वे सीधे तौर पर रोक नहीं सकते थे। रूपाली और कोको समझ गए कि यदि यह वार लगा तो उनकी 3rd क्लास आर्मर उन्हें बचा नहीं पाएगी, लेकिन वे तैयार थे। जमीन पर अचानक रून्स चमक उठे। कोको की फॉर्मेशन सक्रिय हुई और तीनों के शरीर धुंधले हो गए। अगले ही क्षण वे कुछ दर्जन मील दूर प्रकट हुए। डेविल एम्परर का हमला खाली चला गया। उस डेमन की आंखों में ठंडक और क्रोध भर गया। उसे समझ आ गया था कि यह एस्केप फॉर्मेशन है। ऐसी लड़ाई में किलिंग एरेज बेकार थे। डीमंस की संख्या इतनी थी कि एक को मारो तो दूसरा आ जाता। ऐसे में जीवित रहना ही सबसे महत्वपूर्ण था। डेविल एम्परर ने गर्जना करते हुए फिर हमला किया। उसकी क्लॉ स्ट्राइक्स जहां से गुजरती पूरी फॉर्मेशंस चकनाचूर हो जाती। कोको ने पूरी शक्ति से फॉर्मेशन चलाई और तीनों शरीर कई प्रतिरूपों में बंट गए। पंजे कई छायाओं को चीरते गए लेकिन असली शरीर बच निकले। जब वे फिर प्रकट हुए तो तीनों के चेहरे पीले पड़ चुके थे। यह एस्केप आसान नहीं था। डेविल एम्परर की हत्या इच्छा और भी भड़क उठी। उसने दहाड़ते हुए कहा कि वह उन्हें पकड़कर अपना भोजन बनाएगा। डेमन विंग्स फैलाकर वह फिर उनकी ओर झपटा। उसी क्षण एक भयानक स्पीयर ने वॉइड को चीरते हुए आक्रमण किया और डेविल एम्परर रेल्म के डेमन की ओर सीधे जा लगा। भाला आगे बढ़ा, वॉइड चीर डाला गया और उसकी शक्ति अत्यंत भयानक थी। डेविल एम्परर रेल्म के डेमन की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह अब शिवम को मारने के बारे में नहीं सोच सका और उसने तुरंत अपने पंजे घुमाकर बचाव किया। भयानक टकराव हुआ, धरती हिल उठी। भाले को रोक तो लिया गया लेकिन डेविल एम्परर रेल्म का डेमन लगातार पीछे हटता चला गया। आकाश से सुनहरी कवच पहने एक विशाल आकृति उतरी।
उसका आभामंडल पहाड़ों जैसा भारी था और उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। यह एक फर्स्ट क्लास स्काई सोल्जर था, एक डिवाइन एम्परर। उसने ठंडी आवाज में कहा, टैंटम डेविल एम्परर होकर कुछ छोटे लड़कों से निपटने की क्या जरूरत है, अब तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। उसका शरीर बिजली की तरह चमका और पल भर में वह डेविल एम्परर रेल्म डेमन के सामने पहुंच गया। भाला फिर से वॉइड को चीरता हुआ डेमन की ओर बढ़ा। डेविल एम्परर रेल्म का डेमन दहाड़ा, मत समझो कि मैं तुमसे डरता हूं, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और फिर वो फर्स्ट क्लास स्काई सोल्जर से भिड़ गया। ये देखकर शिवम, कोको और रूपाली तीनों ने गहरी सांस ली। भले ही उनकी वर्तमान कॉम्बैट पावर अत्यंत भयानक हो चुकी थी और बिग किलर सक्रिय करने पर वे साधारण डिवाइन एम्परर 9 हैवी को सब्जी की तरह काट सकते थे, फिर भी डिवाइन एम्परर रेल्म का दबाव बिल्कुल अलग स्तर का था। गॉड एम्परर से डिवाइन एम्परर तक का अंतर किसी खाई से कम नहीं था। गॉड एम्परर में डैंशन का स्टार न्यूक्लियस एक तारे के रूप में प्रकट कंडेंस होता है, जिसकी शक्ति चाहे जितनी प्रबल हो फिर भी उसकी एक सीमा होती है और अंततः एनर्जी समाप्त हो जाती है। लेकिन डिवाइन एम्परर रेल्म में वही तारा एक ब्लैक होल में इवॉल्व हो जाता है। एक ब्लैक होल जो अज्ञात अनंतता से जुड़ा होता है और लगातार वहां से ऊर्जा खींच सकता है। सिद्धांततः डिवाइन एम्परर रेल्म की ऊर्जा लगभग असीम होती है, चाहे हजारों वर्षों तक युद्ध क्यों न करना पड़े। इसीलिए डिवाइन एम्परर रेल्म में कदम रखना एंशिएंट यूनिवर्स के प्रथम श्रेणी के मास्टर्स की श्रेणी में प्रवेश करना माना जाता है, जबकि गॉड एम्परर विशाल यूनिवर्स में केवल साधारण ही माने जाते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों ने मन को स्थिर किया और फिर बाकी डीमंस पर टूट पड़े। उन्हें पूरा विश्वास था कि अपने टैलेंट के साथ डिवाइन एम्परर रेल्म में पहुंचना उनके लिए केवल समय की बात है। ये युद्ध पूरे 2 घंटे चला। इस दौरान शिवम और उसके साथियों को कई बार डेविल एम्परर रेल्म के डीमंस के हमलों का सामना करना पड़ा और वे कई बार बाल बचे। इनकी ओर से भी कई डिवाइन एम्परर रेल्म मास्टर्स सामने आए और डेविल एम्परर के साथ भीषण द्वंद्व हुए। ये लड़ाई अत्यंत रक्तरंजित और क्रूर थी। दोनों ओर भारी कैजुअल्टीज हुई। फिर भी इनको टेरेन और स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस का लाभ था, इसलिए उनकी हानि डेमन पक्ष की तुलना में कहीं कम रही। डेमन पक्ष की हानि कम से कम इनकी तुलना में 3 गुना अधिक थी। लगातार भयानक धमाके गूंजते रहे। अंततः 2 घंटे बाद दूर धरती से युद्ध ड्रम की गूंज सुनाई दी। रिट्रीट, डेमन सेना की ओर से आदेश गूंजा। इसके बाद डीमंस तेजी से पीछे हटने लगे और जाते जाते अपने मरे हुए साथियों के शव भी साथ ले गए। काला सैलाब से डेमन आर्मी पलक झपकते ही नजरों से ओझल हो गया। नैंशन सिटी की दीवारों पर खड़े सभी लोगों ने राहत की सांस ली। इतनी भीषण लड़ाई के सामने कोई भी निश्चिंत होकर जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकता था। कई लोग अफसोस से बुदबुदाए कि इतनी बड़ी संख्या में डेमन कॉप्सेस छोड़कर भी वे डेमन स्पिरिट ब्लड इकट्ठा नहीं कर पाए। ऐसी लड़ाई में जरा सा ध्यान भटका तो सीधी मौत तय थी। शिवम, कोको और रूपाली एक साधारण सी दीवार के कोने में खड़े थे और शांति से आपस में बात कर रहे थे। कोको, हार्वेस्ट कैसी रही? शिवम ने धीमी आवाज में पूछा। कोको हंसी रोकते हुए विस्पर्ड, बिग हार्वेस्ट, बहुत बड़ा हार्वेस्ट, ये हमारी पिछले 90 साल की कमाई से भी ज्यादा है। शिवम और रूपाली की आंखें चमक उठी। ऐसी भयंकर लड़ाइयों में ही असली कमाई होती है। कोको ने गर्व से जोड़ा कि उसे डेविल एम्परर रेल्म डेमन स्पिरिट ब्लड की एक बूंद भी मिली थी। इसके बाद आकाश से सेलेस्टियल क्लैन के जनरल की आवाज गूंजी। सभी जनरल्स और फर्स्ट क्लास सोल्जर्स को आदेश दिया गया कि टूटी हुई टीम्स को फिर से संगठित किया जाए और पूरे बैटलफ्रंट बनाए जाएं। इस बार शिवम और उसके साथी फिर से किसी टीम में शामिल कर दिए गए। वे अकेले काम करना चाहते थे, लेकिन परिस्थिति ने इसकी अनुमति नहीं दी। हालांकि यह सिर्फ टेम्पररी टीम थी और बिना अभ्यास के बैटल फॉर्मेशन की पूरी शक्ति नहीं निकल सकती थी, फिर भी यह अलग अलग लड़ने से बेहतर था। इसके बाद आदेश मिला कि डेमन आर्मी अभी पूरी तरह पीछे नहीं हटी है, बल्कि सैकड़ों करोड़ मील दूर डेरा डाले हुए है और फिर से हमला कर सकती है। सभी को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा गया। सचमुच केवल 1 दिन बाद डेमन आर्मी ने फिर हमला कर दिया। फिर 2 घंटे तक भीषण युद्ध चला और डीमंस फिर से पीछे हटे। लेकिन इस बार वे अपने पुराने ठिकानों में वापस नहीं गए, बल्कि नैंशन सिटी से कुछ ही दूरी पर कैंप कर लिया। ये देखकर सभी के चेहरे गंभीर हो गए। ऐसा लग रहा था कि यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है।
आने वाले कुछ दिनों में डेमन आर्मी ने नैंशन सिटी पर लगातार 5 बार हमला किया। 5 हमलों के बाद भी डेमन आर्मी पीछे नहीं हटी, बल्कि सैकड़ों लाख मील दूर ही डेरा डालकर रुकी रही, लेकिन दोबारा तुरंत हमला नहीं किया। जब डेमन की ओर से हमला रुक गया तो इन की ओर से भी स्वाभाविक रूप से पहल कर हमला नहीं किया गया। इस तरह दोनों पक्षों के बीच ये गतिरोध 10 दिनों से ज्यादा समय तक बना रहा। 10 दिनों से अधिक समय बीत गया, फिर भी डेमन आर्मी की ओर से कोई नया हमला नहीं हुआ। इस स्थिति ने कई लोगों के मन पर भारी दबाव बना दिया, क्योंकि कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि डेमन पक्ष के मन में आखिर चल क्या रहा है और उनकी अगली मंशा क्या है। 11वें दिन अचानक डेमन के शिविर की दिशा से एक भयानक धमाका सुनाई दिया। ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया ही ढह गई हो। तुरंत ही एक बेहद भारी और दबाने वाला वातावरण विशाल समुद्री लहर की तरह आकाश से फैलता हुआ नैंशन सिटी की ओर बढ़ आया। डिवाइन एम्परर रेल्म के अस्तित्व तक के चेहरों का रंग बदल गया और उनकी आंखों में भी डर साफ नजर आने लगा, जैसे छोटे से कीड़े के सामने कोई विशाल प्रागैतिहासिक दैत्य खड़ा हो। अचानक किसी ने दूर आकाश की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा कि देखो वह क्या है। हालांकि उसके कहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हर कोई वह दृश्य देख चुका था। दूर ऊंचाई पर आकाश का रिक्त स्थान पानी की लहरों की तरह कांप रहा था और बीच बीच में अंतरिक्ष में दरारें उभर रही थीं। उन दरारों के भीतर एक आकृति दिखाई दी। वह आकृति बेहद विशाल थी। उसके शरीर पर युद्ध कवच था, सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे और उससे निकलती भयानक आभा ज्वार की तरह फैल रही थी। उसका शरीर किसी तारे से भी बड़ा प्रतीत हो रहा था। ऊंचे आकाश में ह्यूमन रेस के एक जनरल ने उत्तेजना में जोर से पुकारा कि यह रोमी है, मास्टर रोमी। ये सुनते ही पूरा नैंशन सिटीज़ें का गया। रोमी कोई साधारण स्तर नहीं, बल्कि इन के भीतर एक विशेष पद और उपाधि है। जो इस पद को धारण करता है वह डिवाइन एम्परर से ऊपर का अस्तित्व होता है। डिवाइन एम्परर के ऊपर होता है डिवाइन लॉर्ड रेल्म। केवल ह्यूमन रेस के डिवाइन लॉर्ड रेल्म के अस्तित्व ही रोमी बन सकते हैं। अन्य जातियां चाहे डिवाइन लॉर्ड रेल्म तक पहुंच जाएं और इनमें पद धारण करें, फिर भी रोमी बनने के योग्य नहीं होती। किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि रोमी स्वयं मैदान में उतरेंगे। अगले ही पल अंतरिक्ष की दरार के भीतर से एक भयानक दहाड़ गूंजी और सबने देखा कि एक विशाल डेमन प्रकट हुआ, जिसकी काया अत्यंत विशाल थी। वह सीधे रोमी पर टूट पड़ा और जैसे ही दोनों ने चाल चली, पूरा आकाश अराजकता में बदल गया। रोमी और वह डेमन दोनों ही अंतरिक्ष की दरारों के भीतर ओझल हो गए। कई लोगों ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि यह निश्चित रूप से डेमन लॉर्ड रेल्म का डेमन है। अभी जो डेमन दिखाई दिया वो निस्संदेह डेमन लॉर्ड के स्तर का था, जो डिवाइन लॉर्ड के समकक्ष होता है। इस प्रकार हेवनली किंग और डेविल लॉर्ड के बीच सीधा युद्ध छिड़ गया। ऊंचे आकाश से लगातार भयानक गर्जना की आवाजें आती रहीं और उस दबाव से नीचे मौजूद लोगों को सांस लेना तक मुश्किल हो गया। सौभाग्य से यह टकराव बहुत ऊंचाई पर और अंतरिक्ष की दरारों के भीतर हो रहा था, अन्यथा यदि यह नैंशन सिटी तक फैलता तो परिणामों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कोई यह विश्वास नहीं करता कि नैंशन सिटी का कोई भी गठन डिवाइन लॉर्ड स्तर के अस्तित्व की सीधी मार सह सकता है। अचानक अंतरिक्ष में फिर से जबरदस्त कंपन हुआ और एक और दरार खुल गई। इस बार सबका दिल और जोर से धड़क उठा, क्योंकि उस दरार के भीतर जो आकृति दिखी वह न रोमी थी और न ही वही डेमन। वह एक एंजल थी, एक 12 पंखों वाली एंजल जिसकी 6 जोड़ी पंख फैले हुए थे। उसकी पवित्र आभा पूरे आकाश में फैल रही थी और उसकी शक्ति बेहद भयावह थी। बिना कहे ही सब समझ गए कि यह भी गॉड लॉर्ड रेल्म का अस्तित्व है और यह 12 पंखों वाली एंजल भी किसी डेमन लॉर्ड रेल्म के डेमन से युद्ध कर रही है। अब ये साफ हो गया कि मैदान में केवल 1 या 2 गॉड लॉर्ड नहीं उतरे हैं। कुछ ही क्षणों में अंतरिक्ष की दरारें बार बार प्रकट हुई और लोगों ने देखा कि कम से कम 5 गॉड लॉर्ड रेल्म के अस्तित्व युद्ध में शामिल हैं। उनमें से 2 रोमी थे और शेष 3 अन्य शीर्ष जातियों के विश्वस्तरीय शक्तिशाली अस्तित्व। डेमन पक्ष में भी कम से कम 5 डेमन लॉर्ड मौजूद थे। उस अंधेरे अंतरिक्ष में वास्तव में गॉड लॉर्ड रेल्म का भयानक युद्ध चल रहा था। ये देखकर न केवल साधारण सैनिक बल्कि जनरल्स और हेवनली ऑफिशियल्स तक स्तब्ध रह गए। ऐसा क्या हुआ था कि इतने सारे गॉड लॉर्ड स्तर के अस्तित्व एक साथ युद्ध में उतर आए? ऐसे युद्ध में कोई भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि डिवाइन एम्परर रेल्म का शिखर अस्तित्व भी अगर आगे बढ़ता तो पल भर में उस भयावह ऊर्जा से मिट जाता। लोग लगभग आधे घंटे तक भय और ईहो में प्रतीक्षा करते रहे। अचानक आकाश शांत हो गया, मानो कुछ भी हुआ ही न हो। स्पष्ट था कि वह विनाशकारी युद्ध समाप्त हो चुका था।
सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे, ये समझे बिना कि उस टकराव का परिणाम क्या रहा। इसके बाद ऊपर से सेलेस्टियल गॉडविल की गंभीर आवाज गूंजी कि सभी अपनी अपनी जगह पर डटे रहें और पूरी तरह सतर्क रहें। अत्यंत अंधकार में अंतरिक्ष के भीतर, जहां शून्य की अशांत धाराएं बेकाबू रूप से बह रही थी, वहां दर्जन से अधिक विशाल आकृतियां एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। दोनों ओर छह अस्तित्व थे। एक ओर 6 विशाल डेमन थे, सभी डेमन लॉर्ड रेल्म के। दूसरी ओर इनके 6 शिखर शक्तिशाली मास्टर थे, जिनमें 3 रोमी और शेष 3 टॉप 10 रेसेस से आने वाले विश्वस्तरीय विशेषज्ञ थे। दोनों पक्ष घायल थे, जिससे स्पष्ट था कि अभी अभी हुआ युद्ध कितना भीषण था। एक रोमी ने आगे बढ़कर कहा कि हेवन एंड अर्थ टूम में इनका एक अजेय मास्टर दफन है और डेमन पक्ष को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। वह रोमी युवा और अत्यंत सुंदर दिखता था, उसके सुनहरे बाल आग की लपटों की तरह लहरा रहे थे। इसका उत्तर देते हुए एक नीले रंग के डेमन ने हंसते हुए कहा कि कितना हास्यास्पद तर्क है। हेवन एंड अर्थ टूम में डेमन रेस का भी एक महान शक्तिशाली अस्तित्व दफन है, इसलिए उसके अनुसार इन ही इस मामले में हस्तक्षेप करने के योग्य नहीं है। इन के रोमी ने ठंडी हंसी हंसी। वह जानता था कि प्रतिवादी की बात पूरी तरह गलत भी नहीं थी, मगर हेवन एंड अर्थ टूम इतना महत्वपूर्ण था कि वे उसे किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते थे। वहीं डेमन पक्ष भी पूर्ण रूप से इसे पाने के लिए दृढ़ था और किसी को भी अपने पक्ष की निश्चित जीत का भरोसा नहीं था। इसी समय एक अन्य रोमी ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि क्यों न वे इस मुद्दे पर एक जुआ खेलें। वह रोमी भी अत्यंत सुंदर था, स्वभाव में शांत, और उसकी आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता झलक रही थी। एक डेवल लॉर्ड ने पूछा कि यह जुआ किस प्रकार का होगा। उस रोमी ने उत्तर दिया कि यदि दोनों पक्ष पूरी ताकत से आगे भी लड़ते रहें तो भी परिणाम निकालना कठिन है, इसलिए क्यों न युवा पीढ़ी को प्रतिनिधि बनाकर निर्णय कराया जाए। दोनों पक्ष अपने अपने युवा जीनियस भेजें जो युद्ध करें। जो पक्ष जीतेगा वही हेवन एंड अर्थ टूम पर अधिकार पाएगा और जो हारेगा वह पूर्ण रूप से अपना दावा छोड़ देगा। इस पर एक डेमन ने आगे पूछा कि यह प्रस्ताव रोचक है, लेकिन युवा जीनियस के लिए शर्तें क्या होंगी, जैसे कि क्या उन्हें केवल गॉड एम्परर रेल्म तक सीमित किया जाएगा या आयु की कोई विशेष सीमा भी तय की जाएगी। बिल्कुल, इसे गॉड एम्परर रेल्म तक सीमित किया जाए। गॉड एम्परर रेल्म न ज्यादा ऊंचा है और न ही बहुत नीचा, और इसी स्तर पर लोगों की संख्या सबसे अधिक होती है। इस स्तर पर लड़ाई सबसे अधिक भीषण होगी। तुम्हें क्या लगता है? नर्म स्वभाव वाले हेवनली किंग ने कहा। नहीं नहीं, मुझे यह उपयुक्त नहीं लगता। मेरी राय है कि उम्र पर भी सीमा लगाई जानी चाहिए। 50,000 वर्ष से कम उम्र वालों को ही मैदान में उतरने दिया जाए। एक डेवल ने कहा। 50,000 वर्ष से कम? वसंत रोमी का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि गॉड एम्परर रेल्म की नई पीढ़ी को ही लड़ने देना बेहतर होगा। वसंत रोमी ये भली भांति जानते थे कि नैंशन सिटी में गॉड एम्परर रूम स्तर के कई बेहद शक्तिशाली युवा मौजूद हैं। यदि केवल गॉड एम्परर रेल्म की नई पीढ़ी को मैदान में उतरने दिया जाए तो इनकी जीत की संभावना कहीं अधिक होगी। लेकिन डेमन पक्ष साफ तौर पर इससे सहमत नहीं था, क्योंकि डेमन पक्ष को भी अच्छी तरह पता था कि उनकी ओर एक ऐसा युवा जीनियस मौजूद है जिसकी उम्र कम है लेकिन युद्धशक्ति अत्यंत भयानक है। इसी कारण वे 50,000 वर्ष की आयु सीमा पर अड़े रहे। कुछ समय तक दोनों पक्षों में कोई सहमति नहीं बन सकी। अंततः नर्म स्वभाव वाले हेवनली किंग ने कहा, तो फिर ऐसा करते हैं, चिट्ठी डालकर निर्णय कर लेते हैं। जिस पक्ष का नाम निकलेगा वही शर्तें तय करेगा। कैसा रहेगा? ठीक है। 6 डेवल ने सिर हिलाकर सहमति जता दी। इस स्तर की चिट्ठी में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी संभव नहीं थी। सब कुछ पूरी तरह निष्पक्ष रूप से किया गया। परिणाम आने के बाद इन पक्ष के 6 डिवाइन लॉर्ड स्तर के अस्तित्वों के चेहरे अच्छे नहीं रहे, क्योंकि इस बार चिट्ठी इन के पक्ष में नहीं निकली थी। शर्तें डेमन पक्ष द्वारा तय की गईं। हा, अब हमारे नियमों के अनुसार होगा। 3 दिन बाद 50,000 वर्ष से कम उम्र के लोग मैदान में उतरेंगे। दोनों पक्ष उनके लिए एक विशेष युद्ध क्षेत्र बनाएंगे। जिस पक्ष के सभी लोग मारे जाएंगे या जो पक्ष स्वयं पराजय स्वीकार करेगा वही हारा हुआ माना जाएगा और उसे हेवन एंड अर्थ टूम से पीछे हटना होगा। एक डेमन लॉर्ड जोर से हंसते हुए बोला, इस स्थिति में इन के डिवाइन लॉर्ड केवल सहमति दे सकते थे। तुरंत दोनों पक्षों ने लाइफ ओरिजिन की शपथ ली कि जो पक्ष हारेगा वह हेवन एंड अर्थ टूम के लिए फिर कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा।
गॉड लॉर्ड और डेमन लॉर्ड जैसे अस्तित्व भी लाइफ ओरिजिन की शपथ से बंधे होते हैं और उसे तोड़ने का साहस नहीं करते जब तक कि वह कोई मास्टर लेवल से ऊपर का प्राचीन अस्तित्व न हो। सारी शर्तें तय हो जाने के बाद दोनों पक्षों के डिवाइन लॉर्ड स्तर के अस्तित्वों ने अपने अपने रूप में प्रकाश बिखेरा और उस अंधेरे वॉइड से गायब हो गए। नैंशन सिटी में ये समाचार बहुत तेजी से फैल गया और हर किसी को झकझोर कर रख दिया। अब सभी को समझ आ गया था कि मास्टर लेवल के अस्तित्वों के बीच इतनी भयानक लड़ाई क्यों हुई थी। कारण था हेवन एंड अर्थ टूम। कहा जाता है कि अनगिनत युग पहले इनका एक अजेय मास्टर और डेमन पक्ष का समान स्तर का अस्तित्व आपस में युद्ध करते हुए दोनों ही गिर पड़े थे। मृत्यु से पहले दोनों ने उस स्थान को अदृश्य ही कर दिया। वही स्थान आज हेवन एंड अर्थ टूम के नाम से जाना जाता है। उस स्तर के अस्तित्वों द्वारा छोड़ी गई विरासत और खजाने इतने अद्भुत हैं कि डिवाइन लॉर्ड जैसे पात्र भी उनके सामने स्वयं को रोक नहीं पाते। इसी वजह से दोनों पक्षों के मास्टर अंततः सीधी लड़ाई छोड़कर सब कुछ नई पीढ़ी के हाथों में सौंपने को मजबूर हो गए। निर्णय लिया गया कि 50,000 वर्ष से कम उम्र की नई पीढ़ी मैदान में उतरेगी और एक विशेष क्षेत्र में जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ेगी। जिस पक्ष के सभी योद्धा मारे जाएंगे या जिसके बचे हुए 80% लोग एक साथ हार स्वीकार करेंगे वही पक्ष पराजित माना जाएगा। ये समाचार सुनते ही 50,000 वर्ष से कम उम्र के सभी लोगों के चेहरे बदल गए। ये लड़ाई केवल क्रूर नहीं बल्कि पूरी तरह जीवन मृत्यु की लड़ाई थी। इन पक्ष के हारने की स्थिति में मैदान में उतरने वाले सभी लोगों का भविष्य अत्यंत भयावह हो सकता था। ऐसे में किसी का चेहरा न बदलना असंभव था। जल्दी ही सबको आदेश मिला और सभी को एक खाली सिटी वॉल पर इकट्ठा होने को कहा गया। कुछ ही समय में अनगिनत हेवनली सोल्जर्स वहां पहुंचे। अचानक आकाश में कई आकृतियां प्रकट हुई। वे सभी जनरल्स और हेवनली ऑफिशियल्स थे। उनके अग्रभाग में सेलेस्टियल क्लैन का जनरल खड़ा था। उसकी आंखें बिजली की तरह चमकी और उसने सब पर दृष्टि डाली। फिर कुछ क्षण बाद एक विशाल लाइट गेट आकाश और धरती के बीच प्रकट हुआ। ये लाइट गेट उम्र की जांच के लिए है। सभी लोग बाईं ओर से एक एक कर इसमें प्रवेश करें। हेवन एंड ह्यूमन गॉडविल ने कहा। कई लोगों के चेहरे बिगड़े हुए थे क्योंकि उन्हें पता था कि 50,000 वर्ष से कम उम्र वालों को युद्ध के लिए चुना जाएगा। फिर भी किसी में आदेश का उल्लंघन करने का साहस नहीं था। एक एक कर कई हेवनली सोल्जर्स लाइट गेट में प्रवेश करने लगे। लाइट गेट इतना विशाल था कि हजारों लोग एक साथ उसमें प्रवेश कर सकते थे। अधिकांश लोग बिना किसी बाधा के निकल गए लेकिन कुछ लोग एक रहस्यमय शक्ति द्वारा वहीं रोक दिए गए। जनरल ने उन्हें देखा और संतोष से कहा, बहुत अच्छा, जो लाइट गेट से नहीं गुजर पाए हैं वे सभी 50,000 वर्ष से कम उम्र के हैं। वे यहीं रुकें। बाकी लोग अपनी अपनी सिटी वॉल पर वापस लौट जाएं। जो लोग लाइट गेट पार कर चुके थे वे चुपचाप वहां से चले गए। 50,000 वर्ष से कम उम्र के सभी लोग वहीं रह गए। अंततः शिवम की बारी आई। शिवम, कोको और रूपाली साथ साथ लाइट गेट की ओर बढ़े। जब शिवम लाइट गेट के पास पहुंचा तो उसे एक विशाल और ठोस शक्ति ने रोक लिया। वह समझ गया कि यह डिवाइन लॉर्ड स्तर की शक्ति है जिसे पार करना उसके लिए असंभव है। उसने देखा कि रूपाली भी रुक गई थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कोको बिना किसी बाधा के लाइट गेट पार कर गया। क्षण भर में शिवम समझ गया, कोको की उम्र 50,000 वर्ष से अधिक थी। आइलैंड में वह अंडे से जन्मा अवश्य था, लेकिन वह वास्तव में पुनर्जन्म नहीं बल्कि निर्वाणा था। उसकी आत्मा हेवनली रेल्म के 10 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉर बीस्ट्स में से एक थी। उसका जीवन काल 50,000 वर्ष से कहीं अधिक था। शिवम, सावधान रहना, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कोको ने चिंता भरी निगाहों से देखते हुए संदेश भेजा। चिंता मत करो, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मुझे कुछ नहीं होगा, असली खतरा तो डीमंस को है। शिवम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। हेवन एंड ह्यूमन गॉडविल की आवाज फिर गूंजी। जो लोग लाइट गेट पार कर चुके हैं वे लौट जाएं, जो नहीं कर पाए हैं वे यहीं रुकें। कोको भीड़ के साथ लौट गया और शिवम तथा रूपाली वहीं खड़े रह गए। जल्द ही सभी ने जांच की और अंत में लगभग 3,000 लोग ही बचे। आप जानते हैं सभी हेवनली सुप्रीम एस की संख्या कम से कम लगभग 10 लाख होती है और अंत में केवल 3,000 ही बचे। यह अनुपात वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं है। मुख्य बात यह है कि 50,000 साल की उम्र के भीतर गॉड एम्परर रेल्म तक पहुंचकर हेवनली सुप्रीम बनने वाले लोग बहुत ही कम हैं।
जो लोग इस उम्र में ऐसी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं वे निस्संदेह जीनियसों में भी जीनियस हैं। उन 3000 लोगों को ही रोक लिया गया। मुझे विश्वास है कि सामान्य स्थिति आप सब पहले से जानते हैं, लेकिन जो शरीर रूप से मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ। ये लड़ाई मास्टर रोमी और डेमन लॉर्ड द्वारा तय की गई है। दोनों पक्षों ने 50,000 साल से कम उम्र के जीनियस को एक विशेष दृश्य में प्रवेश करने के लिए भेजा है जहां ये युद्ध होगा। जीत की शर्त यह है कि या तो दूसरे पक्ष को मार दिया जाए या फिर दूसरे पक्ष के 80% से अधिक लोग हार मान लें और खुद ही बाहर हो जाएं। लेकिन दूसरी शर्त लगभग असंभव है क्योंकि सभी लोग बिखरे होंगे और एक साथ 80% से ज़्यादा लोगों को हार मानने के लिए मजबूर करना बेहद कठिन है। इसलिए अगर जीत हासिल करनी है तो केवल एक ही रास्ता है, दूसरे पक्ष को मारना। सेलेस्टियल रेस के ने ये कहा। बहुत से लोगों के चेहरे और भी बदसूरत हो गए। सिर्फ विरोधी को मारकर ही जीत हासिल की जा सकती है, तो यही बात डेमन पक्ष पर भी लागू होती है। केवल मारकर ही डेमन जीत सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि यह एक बेहद भयावह युद्ध होने वाला है। अंतहीन, मास्टर गॉड मेरी तबीयत हाल ही में ठीक नहीं लग रही है, क्या मैं इससे हट सकता हूँ? मैं हाल ही में ब्रेक थ्रू के एक नाजुक मोड़ पर हूँ। मुझे डर है कि मैं अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाऊंगा। कई लोगों ने बात करते हुए पीछे हटने की इच्छा जताई। हटना चाहते हो? ठीक है, जाकर मास्टर रोमी से बात करो। हेवन एंड ह्यूमन रेस के ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में ठंडी चमक छन गई। जिन लोगों ने बात की थी उनके चेहरे काले पड़ गए। मास्टर रोमी को ढूंढने का मजाक कौन करेगा? ये तो मास्टर रोमी का आदेश था। मास्टर रोमी के पास जाना यानी मौत को बुलाना। ऊपर से उनकी हैसियत क्या मास्टर रोमी से मिलने लायक भी थी? ठीक है, मैं फिर दोहराता हूँ, यह मास्टर रोमी का आदेश है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। गॉड ऑफ हेवन एंड ह्यूमैनिटी ने कहा। किस बात से डरना बस कर डालो। ऐसी लड़ाई तो वही है जो मैं चाहता हूँ। मुझे इसका इंतजार है, हा हा। एक खुरदरी आवाज गूंजी। कई लोगों ने उस व्यक्ति की ओर घूर कर देखा। शिवम ने भी उस व्यक्ति को देखा और हल्की मुस्कान दिखाई। ये फाइटिंग क्लैन का युद्धोत्साही व्यक्ति नहीं तो और कौन हो सकता है? योगेश ने आसपास की नजरों को बिल्कुल नजरअंदाज किया और उसकी आंखों में प्रबल युद्धइच्छा चमक रही थी। उसके बगल में फाइटिंग सेंट्स के अन्य जीनियस खड़े थे और सबके सब एक एक करके जबरदस्त लड़ाकू इरादा दिखा रहे थे। फाइटिंग सेंट्स सबसे अधिक युद्धप्रिय होते हैं। उनकी हड्डियों में खून की तरह लड़ाई बहती है। कभी कभी वे युद्ध को अपनी जान से भी ऊपर रखते हैं। ऐसा खतरनाक युद्ध उनके लिए सबसे उपयुक्त होता है और वे सब उम्मीद से भरे हुए दिखाई दे रहे थे। पागलों का ये झुंड, कई लोगों ने तिरस्कार से कहा। मास्टर गॉड कृपया ये बताइए कि लड़ाई कहाँ होगी और क्या कोई और विशेष नियम है? किसी ने फिर पूछा। विशिष्ट दृश्य के बारे में अभी मास्टर रोमी और लॉर्ड मास्टर डेमन लॉर्ड के साथ व्यवस्था कर रहे हैं। 2 दिन बाद मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल आप यहीं रुकिए। जिनके पास जख्म है या जो अपनी चरम स्थिति में नहीं है वे अभी समय निकालकर अपनी स्थिति ठीक कर लें। आपके पास केवल 3 दिन हैं। सेलेस्टियल रेस के ने कहा और इतना कहकर वो वहां से चला गया। जो 3000 लोग लड़ने वाले थे उनमें से कोई चिंतित था, कोई पालथी मारकर अपनी स्थिति संभाल रहा था तो कोई 2-3 के समूह में बातें कर रहा था। जल्द ही 2 दिन बीत गए। आकाश में रोशनी और परछाइयां चमकी और सेलेस्टियल क्लैन का फिर से प्रकट हुआ। सभी लोगों की नजरें तुरंत उसी पर टिक गईं। विशिष्ट दृश्य और नियम आ चुके हैं, अब देखो। सेलेस्टियल क्लैन के ने हाथ लहराया और आकाश में तुरंत एक चित्र उभर आया। चित्र में दिखाया गया कि एक अंधेरे ब्रह्मांड के आकाश में 12 आकृतियां खड़ी हैं। ये 12 आकृतियां साफ तौर पर 2 पक्षों में बटी हुई थीं, लेकिन सबके सब धुंधली रोशनी से ढकी थीं, इसलिए उन्हें साफ नहीं देखा जा सकता था। फिर भी सब जानते थे कि ये 12 आकृतियां इनर और डेमन पक्ष के लॉर्ड स्तर के व्यक्ति हैं। गड़गड़ाहट अचानक इनर और डेमन पक्ष से एक लॉर्ड स्तर का व्यक्ति आगे बढ़ा। दोनों ने मिलकर जमीन को पकड़ा। जमीन जोर से कांप उठी और अनगिनत चट्टानें उठकर हवा में इकट्ठा हो गईं, एक विशाल गोले का रूप लेती हुई। ये गोला एक ग्रह जैसा प्रतीत हो रहा था। इसके बाद कुछ समय तक दोनों पक्षों के लॉर्ड स्तर के लोग चर्चा करते रहे और अंत में उस गोले पर अनपह पूरी कर दी। यहीं पर दृश्य गायब हो गया। आप जिस स्थान पर लड़ने जा रहे हैं वही वह गोला है जिसे आपने देखा। ये गोला लॉर्ड रोमी और डेमन लॉर्ड द्वारा बनाया गया है। ये बेहद विशाल है, किसी ग्रह से भी छोटा नहीं।
इसके अलावा दोनों पक्षों के लॉर्ड स्तर के लोगों ने इस पर प्रतिबंध लगाए हैं। आप भीतर प्रवेश करने पर किसी भी बाहरी वस्तु का उपयोग नहीं कर पाएंगे। कोई भी बाहरी चीज आपकी मदद नहीं कर सकेगी। आपको सिर्फ अपनी ही शक्ति पर निर्भर रहना होगा। गॉड ऑफ हेवन एंड ह्यूमैनिटी ने कहा। क्या मौके पर हड़कंप मच गया, खासकर कुछ शीर्ष डेमन के चेहरे और भी ज्यादा बदसूरत हो गए। युद्धभूमि में कोई भी बाहरी वस्तु इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ये शीर्ष डेमन अपने अपने बड़े किलर नियंत्रित करते थे। असल में वही बड़े किलर उनकी गुप्त चाल और आत्मविश्वास का सबसे बड़ा आधार थे। लेकिन अब वे बड़े किलर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और उनकी युद्धशक्ति सीधी गिर जाएगी। शिवम और रूपाली की स्थिति भी यही थी, उनके चेहरे भी कुछ खराब हो गए। हालांकि उन जीनियस को राहत मिली जिन्होंने कभी बड़ा किलर नियंत्रित नहीं किया था। इनमें ऐसे शीर्ष जीनियस थे जो अपनी क्षमता से कहीं अधिक शक्तिशाली बड़े किलर नियंत्रित कर सकते थे। तो क्या डेमन पक्ष में ऐसे लोग नहीं होंगे? अगर ऐसे डेमन से सामना होता तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता। अब जब इन पक्ष इस्तेमाल नहीं कर सकता तो डेमन पक्ष भी नहीं कर सकता। यह उनके लिए अच्छी खबर थी। विशिष्ट नियम पहले जैसे ही हैं। जीतने के लिए या तो दूसरे पक्ष को मारना होगा या फिर विरोधियों के 80% से अधिक को हार मानने के लिए मजबूर करना होगा। इसके अलावा इसमें कुछ नए परिवर्तन जोड़े गए हैं। दोनों पक्षों के शीर्ष पात्रों ने 2 फॉर्चून लैंड जोड़े हैं, एक डेमन के लिए और एक इन पक्ष के लिए। साथ ही डेमन ने इन पक्ष की भूमि में कुछ प्रतिबंध लगाए हैं और इन ने भी डेमन पक्ष की भूमि में कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। जब कोई पक्ष कमजोर स्थिति में आ जाए और अगर वह अपने लिए उपयुक्त फॉर्चून लैंड ढूंढ ले तो वापसी करना संभव हो सकता है। ह्यूमन रेस के ने समझाया। सबने सिर हिलाया और चुपचाप सोचने लगे, इस जानकारी को पचाते हुए। इसमें कोई शक नहीं था कि यह एक बेहद अहम संकेत था। दोनों पक्षों की भिड़ंत में दोनों तरफ के बड़े लोगों ने फॉर्चून लैंड तैयार किए थे जो साफ तौर पर अपने अपने पक्ष के लिए फायदेमंद थे और निर्णायक पल में पलटवार का मौका दे सकते थे। जब तक कोई अपने लिए उपयोगी वो स्थान ढूंढ ले, इस युद्ध में जिंदा बचने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। सभी लोग तथाकथित लैंड ऑफ क्रिएशन के बारे में सोच रहे थे, लेकिन कुछ लोगों के चेहरों के भाव बदल गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर गॉड ने ये कहा कि दूसरे पक्ष के लॉर्ड लेवल चरित्रों ने दूसरे पक्ष की फॉर्चून लैंड में जाल बिछाया है, तो ये लॉर्ड लेवल चरित्रों द्वारा बिछाया गया जाल होगा। ऐसे में अगर वे अंदर गए तो क्या ये सीधे मौत का रास्ता नहीं होगा? सेलेस्टियल गॉड जनरल ने मानो सबके विचार भांप लिए हों और आगे समझाते हुए कहा, चिंता मत करो, दोनों पक्षों के मुख्य पात्रों द्वारा लगाए गए जाल बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं होंगे। दोनों पक्षों के मुख्य पात्रों ने इसे अच्छी तरह जांच लिया है। तुम्हारे लिए ये भले ही एक चुनौती हो, लेकिन इसे पार करना पूरी तरह असंभव नहीं होगा, वरना ये फॉर्चून लैंड बिल्कुल ही बेमतलब हो जाएगा। इसके अलावा सबसे अहम सुराग ये है कि दोनों पक्षों के प्लेस ऑफ क्रिएशन को कैसे खोजा जाए। असल में दोनों पक्षों के पास नक्शे हैं, लेकिन ये नक्शे दोनों पक्षों के बड़े लोगों द्वारा एक साझा स्थान पर अदृश्य ही कर दिए गए हैं। जब तुम अंदर प्रवेश करोगे तो दोनों पक्षों में युद्ध होगा। जैसे ही दोनों पक्षों में मारे गए लोगों की संख्या एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाएगी, वह स्थान जहां नक्शा अदृश्य ही है प्रकट हो जाएगा। सभी ने चुपचाप इन सुरागों को अपने दिमाग में नोट कर लिया। ये युद्ध वाकई बहुत निर्दय होने वाला है, शिवम ने आह भरते हुए कहा। खासकर इसलिए कि नक्शा दृश्य ही वाला स्थान तभी प्रकट होगा जब युद्ध में एक निश्चित संख्या में लोग मारे जा चुके होंगे, और जब वो स्थान प्रकट होगा तब दोनों पक्षों के बीच जरूर भयानक टक्कर होगी, क्योंकि अगर कोई उसमें लड़ाई नहीं करता तो दूसरा पक्ष डिस्ट्रक्शन लैंड का नक्शा हासिल कर सकता है या यहाँ तक कि सामने वाले का ही नक्शा छीन सकता है। अगर विरोधी को ट्रांसफॉर्मेशन लैंड मिल गया और हालात पलट गए तो खतरा उसी पक्ष पर आ जाएगा। ये पूरी तरह जीवन और मृत्यु की लड़ाई है, इसकी भयावहता की कल्पना की जा सकती है। इसके अलावा ये डेमन बीड है, इसे पकड़ लो एक एक करके। हेवन एंड ह्यूमैनिटी के ने हाथ लहराया और लीची के आकार के काले सोस बीड्स उड़कर शिवम और दूसरों के पास आ गए। हर व्यक्ति को एक मिला। शिवम ने हाथ बढ़ाकर इसे पकड़ लिया। डीमंस में कुछ टॉप लेवल डेमन ऐसे हैं जो सो कॉल्ड एंसेस्टर ब्लड लाइन को जगा सकते हैं और मानव रूप धारण कर सकते हैं। उनके शरीर की दुष्ट ऊर्जा बेहद गहराई में छिपी होती है और तुम्हारी कल्टिवेशन से उसे महसूस करना मुश्किल है। अगर वे किसी निश्चित दूरी तक तुम्हारे नजदीक आएंगे तो ये मैजिक बीड्स प्रतिक्रिया देंगी।
गॉड ऑफ हेवन एंड ह्यूमैनिटी ने कहा। ये बात सुनकर शिवम को तुरंत समोरो याद आ गया, जो 8 स्नेक माउंटेन्स का डेमन प्रिंस था। वह मानव रूप में बदल गया था और तब तक शिवम भी उसे महसूस नहीं कर पाया था जब तक बोन डेमन ने उसे नहीं पहचाना। अगर डीमंस के बीच ऐसे कई डेमन मौजूद हों तो यह वाकई बेहद खतरनाक है, लेकिन इनके बड़े लोग साफ तौर पर बहुत दूर की सोच रहे थे। निश्चिंत रहो, हालांकि भीतर तुम फॉरेन ऑब्जेक्ट्स का उपयोग नहीं कर पाओगे, लेकिन यह मैजिक बीड स्वाभाविक रूप से डेमन को पहचान लेगी। इसके अलावा इसका कोई और उपयोग नहीं है, इसलिए इसे तुम इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जो कहना था सब कह दिया गया। युद्ध शुरू होने के बाद सब कुछ तुम्हारे अपने ऊपर निर्भर करेगा। अभी एक दिन और है, पहले हमारे साथ चलो। सेलेस्टियल रेस के देवताओं ने ये कहा और बाहर की ओर बढ़ गए। उनके पीछे अन्य देवता और हेवन ऑफिशियल्स भी चल पड़े। शिवम और करीब 3000 लोग उनके पीछे पीछे चल दिए। जल्द ही वे नैंशन सिटी से बाहर निकल गए और कुछ ही देर में उन्होंने हवा में लटका हुआ एक विशाल गोला देखा। यह वही गोला था जिसे दोनों पक्षों के मुख्य पात्रों ने बनाया था। तस्वीर में यह इतना बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन पास पहुंचकर पता चला कि यह गोला सच में बेहद विशाल है। ये पूरी तरह चट्टानों से एकजुटता होकर बना था और आकार में किसी ग्रह से कम नहीं था। नीचे जमीन पर एक विशाल और बेहद गहरा गड्ढा भी दिखाई दे रहा था। उन्होंने दोनों पक्षों के लॉर्ड लेवल पात्रों को नहीं देखा, लेकिन शिवम जानता था कि इनर और डेमन दोनों पक्षों के लॉर्ड लेवल लोग निश्चित रूप से मौजूद हैं। वास्तव में दोनों पक्षों के मुख्य पात्र वही थे, बस ऊपर बहुत ऊंचाई पर सब पर नजर रखते हुए। उन्होंने अपनी आभा पूरी तरह छिपा रखी थी, इसलिए शिवम और दूसरे उन्हें बिल्कुल महसूस नहीं कर पा रहे थे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि डेमन पक्ष पहले ही दूसरी ओर पहुंच चुका था। युवा डीमंस का एक विशाल समूह डेमन एम्परर रेल्म के डीमंस के नेतृत्व में गोले के दूसरे तरफ इकट्ठा था। इतने सारे डेमन, शिवम और अन्य लोगों ने डेमन पक्ष की ओर देखा और पाया कि युवा डीमंस की संख्या लगभग 4000 थी, जो इनर पक्ष से करीब 1000 ज्यादा थी। ये देखकर बहुत से लोगों का दिल डूब गया। इस बार दोनों पक्षों के लिए युद्ध में शामिल होने वालों की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी, केवल उम्र 50,000 साल से कम होनी चाहिए थी। इस शर्त को पूरा करने वाला कोई भी हिस्सा ले सकता था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि डेमन पक्ष में इतने अधिक योग्य लोग होंगे। इनर पक्ष में भी इस शर्त को पूरा करने वाले लोग और थे, लेकिन कई लोग बहुत दूर दराज जगहों पर थे और कुछ ही दिनों में यहाँ पहुँच पाना असंभव था। इसके अलावा अन्य 4 टेम्पल्स भी थे जहाँ बहुत से जीनियस मौजूद थे, लेकिन वे भी समय पर नहीं पहुँच सकते थे। इनर के लोग आ गए। हा, मैंने सुना है कि ये सब इनर के जीनियस हैं। मुझे इनर के जीनियस खाना सबसे ज़्यादा पसंद है, इससे मैं और मजबूत हो जाऊंगा और जल्दी इवॉल्व करूंगा। हा, सच में अपेक्षा है। डेमन जीनियस ने इनर पक्ष को देखकर जोर जोर से हंसते हुए कहा। ज्यादातर डीमंस की आंखों में भयानक शाई थी। उनमें बिल्कुल भी डर नहीं था, बल्कि सब उम्मीद से भरे हुए थे। इनर पक्ष में कुछ युवा जीनियस के चेहरे बहुत खराब हो चुके थे। वे सच में पीछे हटना चाहते थे, लेकिन इस मोड़ पर आकर वे मजबूरी में आगे बढ़ने को ही तैयार थे। रोमी का आदेश था, अगर उन्होंने पीछे हटने की कोशिश की तो केवल मौत मिलेगी और उनके पीछे के परिवार भी नहीं बचेंगे। इसलिए लड़ना ही बेहतर था, कम से कम जिंदा बचने का एक मौका तो था। लोग आ गए हैं, चलो, ऊपर से एक ऊंची आवाज गूंजी। चलो, याद रखना तुम्हें हर हाल में जीतना होगा। अगर इस बार जीते तो मास्टर रोमी की ओर से भारी इनाम मिलेगा। सेलेस्टियल प्लान के देवताओं ने जोर से कहा। स्विश स्विश स्विश। इस पल डेमन पक्ष के युवा डेमन पागलों की तरह उस गोले की ओर टूट पड़े। इनर पक्ष के जीनियस भी उसी ओर तेजी से बढ़े। ये गोला इतना विशाल था कि सच में किसी ग्रह जैसा लग रहा था, इसलिए इसे अस्थायी ग्रह कहा जा रहा था। दोनों पक्षों को मिलाकर कुल मिलाकर केवल लगभग 7000 लोग थे और इतने विशाल ग्रह में गिरने पर वे धूल के कण जैसे प्रतीत हो रहे थे। शिवम और रूपाली भीड़ में मिले हुए अस्थायी ग्रह की ओर बढ़े। जब वो अस्थायी ग्रह के करीब पहुंचा तो उसने अचानक एक शक्तिशाली आकर्षण महसूस किया जो उसे जोर से अपनी ओर खींच रहा था। एक तेज धमाके के साथ शिवम सीधे उस ग्रह में खींच गया और नीचे की ओर गिरने लगा। उसने पाया कि जो रूपाली उसके बगल में थी वह पूरी तरह किसी दूसरी दिशा में उड़ गई और उसकी नजरों से ओझल हो गई। सभी लोग बिखर चुके थे। जहां तक उस गोले का सवाल है, उसकी उम्र 50,000 साल से कहीं ज्यादा थी।
जब उसे उस ग्रह पर गोले का आभास हुआ तो वास्तव में वो बहुत पहले ही जन्म ले चुका था, इसलिए वो अंदर नहीं आया। शिवम ने उस गोले को पहले कोको के साथ रहने दिया। धड़ाम शिवम एक विशाल चट्टान पर आकर गिरा और उसका पैर पड़ते ही चट्टान फट गई। अपना शरीर स्थिर करने के बाद शिवम ने चारों ओर देखने लग गया। शिवम ने चारों ओर नजर डाली। चारों दिशाओं में असमान चट्टानें ही चट्टानें थीं। कुछ केवल कुछ मीटर ऊंची थीं, जबकि कुछ लाखों फीट तक ऊंची विशाल चट्टानें थीं। एक नज़र में इसका कोई किनारा दिखाई नहीं दे रहा था। इस ग्रह पर शायद कोई बेहद शक्तिशाली दबाव है, जिसकी वजह से यहाँ लोगों की गति बहुत धीमी हो गई है। शिवम ने तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस की। उसे हर समय अपने ऊपर एक दबाव महसूस हो रहा था, जिससे उसकी रफ्तार काफ़ी कम हो गई थी। धड़ाम शिवम ने एक मुक्का मारा और उसके सामने एक लाख फीट ऊंचा पहाड़ सीधे फट गया। जैसा सोचा था, ये ग्रह मास्टर लेवल पात्रों द्वारा रिफाइन किया गया है। वाकई असाधारण है। शिवम ने धीमे स्वर में कहा, अगर यही वार वाइल्डनेस यूनिवर्स में होता तो एक ही मौके में पूरा ग्रह फट जाता, लेकिन यहाँ केवल एक लाख फीट ऊंचा पत्थर का पहाड़ टूटा। विनाश की शक्ति अनगिनत गुना दब गई थी। असल में ऐसा नहीं था कि उसकी ताकत कम हो गई हो, बल्कि यहाँ की चट्टानों को बहुत कठोर रूप से रिफाइन किया गया था। सोचने पर यह सामान्य ही लगा। इस युद्ध में भाग लेने वाले सभी गॉड रेल्म से ऊपर के जीनियस डेमन थे। कोई भी हमला करे तो सहज ही किसी ग्रह को उड़ा सकता था। हालांकि यह ग्रह बहुत विशाल है, लेकिन इतने सारे महारथियों के सामने ये कुछ ही वार में नष्ट हो जाता, जो दोनों पक्षों की लड़ाई के लिए अनुकूल नहीं था। लेकिन दोनों पक्षों के हाई लेवल पात्रों द्वारा इसे रिफाइन करने और प्रतिबंध लगाने के बाद स्थिति अलग हो गई। अब वे जितना चाहें लड़ सकते थे, ग्रह नष्ट नहीं होगा। इसके अलावा उनकी गति भी बहुत अधिक दबा दी गई थी। वे अब पल भर में पूरी दुनिया में उड़ नहीं सकते थे। इन वायु बीड्स को आजमा कर देखता हूँ। मन में विचार आते ही शिवम ने वायु बीड्स जैसे शक्तिशाली सैनिकों को आजमाना शुरू किया। नतीजा साफ था, वह उन्हें बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। ऐसा लगा मानो वह किसी स्पेस क्षेत्र में हो और पूरी तरह अलग-थलग कर दिया गया हो। वायु बीड्स, आइस कैलाश स्टिक और अन्य निम्नस्तरीय जादुई सैनिक सभी पर प्रतिबंध था। यहाँ तक कि ड्रीम गॉड जेड, टेली जेड, टालिस्मन जैसी वस्तुएं भी काम नहीं कर रही थीं। अच्छी बात यह है कि मैं पहले से तैयार था। शिवम ने सिर हिलाया, इन सभी मैजिकल सोल्जर्स को समेट लिया और फिर हाथ हिलाकर जमीन पर एक विशेष निशान उकेर दिया। यह वही निशान था जिस पर उसने और रूपाली ने पहले से सहमति बना रखी थी। उन्हें किसी भी हाल में पहले एक दूसरे से मिलना था। साथ में रहकर दोनों कहीं ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद शिवम उस दिशा में उड़ने लगा जहां रूपाली के गिरने की संभावना थी। खतरा। शिवम अभी केवल कुछ 10,000 मील ही उड़ा था कि उसने खतरे को भांप लिया। उसका शरीर अचानक रुक गया और वो तुरंत पीछे हट गया। स्विश। इसके बाद जमीन पर तेज हवा चली और एक आकृति ऊपर की ओर उछली। यह एक डेमन था। पूरा का पूरा काला, शरीर पर काली स्केल्स थी और शरीर से हड्डी जैसी नुकीली स्पाइक्स निकली हुई थी, देखने में बेहद डरावना। ये डेमन डिवाइन एम्परर ट्रिपल कल्टिवेशन में था। शिवम का चेहरा बिल्कुल शांत था। डिवाइन एम्परर ट्रिपल उसके लिए आंख में रखने लायक भी नहीं था। लड़के, तेरा मुझसे टकराना ही तेरी बदकिस्मती है। यह मैं तुझे खाऊंगा और तेरी ताकत को अपनी शक्ति बना लूंगा। डेमन ने भयानक स्वर में कहा, तेरी कल्टिवेशन मुझसे कम लगती है। इतनी आत्मविश्वास से क्या तू सच में मुझे हरा सकता है? शिवम ने सहजता से पूछा। हा, असली जीनियसेस की ताकत कल्टिवेशन से नहीं आंकी जाती। स्तरों को पार कर लड़ना तो मेरे लिए आम बात है। तू भी जीनियस होगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, मर जा। डेमन जोर से हंसा। उसकी आवाज गिरते ही उसके हाथ में पकड़ा डेमन ब्लेड शिवम की ओर कट गया। उसकी शक्ति बेहद भयानक थी। इस एक वार से ही शिवम ने डेमन की अनुमानित युद्ध शक्ति का अंदाजा लगा लिया। लगभग डिवाइन एम्परर 6 के बराबर। डिवाइन एम्परर ट्रिपल होते हुए 3 स्तर पार कर लड़ने की क्षमता वाइल्डनेस यूनिवर्स में होता तो यह निश्चित रूप से टॉप डेमन माना जाता। इसलिए इसका इतना आत्मविश्वासी होना स्वाभाविक था। दुर्भाग्य से इसका सामना शिवम से हो गया। शिवम ने एक हथेली आगे बढ़ाई और हल्के से डेमन की डाव को पकड़ लिया। वह डाव हवा में ही रुक गई, आगे कट ही नहीं सकी। डेमन की आंखें अचानक फैल गई, चेहरा अविश्वास से भर गया। भले ही वह बोलने में घमंडी था, लेकिन ने शिवम को कम नहीं आंका था।
अभी किया गया वार उसने पूरी ताकत से किया था, फिर भी शिवम ने उसे केवल एक हाथ से पकड़ लिया। छोड़ दे, डेमन ने जोर से चिल्लाते हुए अपनी पूरी मौसर ऊर्जा उड़ा दी। लेकिन अफसोस कुछ भी हिला नहीं। शिवम के हाथ में फंसी डेमन ब्लेड ऐसे लग रही थी मानो उस पर कई ग्रहों का दबाव हो और वह हिल ही नहीं पा रही थी। बस इतनी ही ताकत, शिवम ने हल्की उपेक्षा के साथ कहा। मर जा। डेमन जीनियस ने दहाड़ लगाई। उसके शरीर के बोन स्पर्स बाहर निकल आए और शिवम की ओर बिजली की गति से उड़ गए। उनकी शक्ति भयावह थी। लेकिन शिवम ने दूसरे हाथ से पकड़ लिया। हवा में जैसे हाथ की परछाई उभरी, अगले ही पल वह परछाई मिट गई और सभी बोन स्पर्स शिवम की हथेली में आ चुके थे। ये कैसे हो सकता है? डेमन पूरी तरह सन्न रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शिवम की ताकत बहुत ज्यादा भयानक थी। भले ही उसकी कल्टिवेशन थोड़ी ऊंची हो, फिर भी समझ से बाहर था कि वह इतना अधिक मजबूत कैसे हो सकता है। उसके सामने डेमन बिल्कुल किसी बच्चे की तरह था। तुझे विदा करने का समय आ गया। शिवम की हथेली हिली और उसके हाथ में पकड़ा बोन स्पर उड़ गया, सीधा डेमन के सिर को भेदता हुआ। वह डेमन वहीं गिर पड़ा। डेमन स्पिरिट ब्लड लेता हूँ। शिवम ने हाथ बढ़ाया और डेमन जीनियस का डेमन स्पिरिट ब्लड खींच लिया। ये डेमन स्पिरिट ब्लड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था और उससे चकाचौंध करने वाली रोशनी निकल रही थी। बुरा नहीं, शिवम की आंखों में झलक उठी। ये डेमन जीनियस का डेमन स्पिरिट ब्लड था जिसकी पोटेंशियल असीम थी। इससे मिलने वाले मेरिट पॉइंट्स निश्चित ही बहुत ज्यादा होंगे। उसे साफ याद था कि डेमन प्रिंस समोरो का डेमन स्पिरिट ब्लड लगभग 6000 मेरिट पॉइंट्स में बदला गया था। अभी जो डेमन गिरा था वह डिवाइन रेल्म में 3 स्तर पार कर लड़ सकता था। भले ही वह समोरो जितना शक्तिशाली न हो, लेकिन बहुत कम भी नहीं था। शिवम को अनुमान था कि कम से कम 2-3 हजार मेरिट पॉइंट्स तो मिल ही जाएंगे। एक ही डेमन स्पिरिट ब्लड हजारों मेरिट्स के बराबर, यह वाकई बड़ी कमाई थी। इस बार डेमन के साथ युद्ध सिर्फ संकट नहीं था बल्कि एक बड़ा अवसर भी था। जानना चाहिए कि इस बार लगभग डेमन पक्ष के सभी जीनियस इस युद्ध में शामिल थे। अगर पर्याप्त डेमन स्पिरिट ब्लड इकट्ठा किया जाए तो कितने मेरिट पॉइंट्स मिल सकते हैं? डेमन स्पिरिट ब्लड को एक जेड बॉटल में रखकर शिवम चमकते हुए वहां से निकल गया। थोड़ी दूरी उड़ने के बाद शिवम ने एक चीख सुनी। आगे इनर का एक जीनियस 2 डीमंस के हाथों मारा जा चुका था। उनमें से एक डेमन इनर के उस जीनियस का हाथ पकड़कर बड़े मजे से उसे कुतर रहा था। जैसे ही शिवम पास पहुंचा, दोनों डीमंस ने उसे देख लिया। शिवम को देखते ही उनके चेहरे का रंग थोड़ा बदला और फिर वे तेजी से पीछे हटने लगे। शिवम को देखते ही दोनों डीमंस पीछे हट गए। वे दोनों गॉड एम्परर सेकंड कल्टिवेशन में थे। भले ही वे जीनियस थे, लेकिन शिवम से 2 पूरे स्तर नीचे थे, इसलिए उनके मन में जरा भी आत्मविश्वास नहीं था। जब मुलाकात हो ही गई है तो क्या यूं ही जाने दोगे? शिवम का इरादा सामने वाले को छोड़ने का बिल्कुल नहीं था। इस बार दोनों पक्ष जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे जहां अंत अनंत था। भले ही ऐसा न भी होता तो भी सामने वाले का डेमन स्पिरिट ब्लड ही बहुत सारे मेरिट पॉइंट्स के बराबर था। ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक को सक्रिय करते हुए शिवम हवा की तरह आगे बढ़ा। एक झटके में वह दोनों डीमंस के काफी करीब पहुंच गया और दोनों पक्षों की दूरी तेजी से कम हो गई। कट। दोनों डीमंस ने पूरी ताकत से वार किया और डेमन ब्लेड से काट मारा, लेकिन शिवम ने उन्हें आसानी से रोक लिया। उसके बाद उसने 2 मुठियां वॉइड को चीरती हुई आगे बढ़ाई और सीधे दोनों डेमन जीनियस पर दे मारी। दोनों डेमन जीनियस के शरीर तुरंत चकनाचूर हो गए। ये पूर्ण विनाश था। एक पल में दोनों डेमन की लाशें गायब हो गईं और 2 बूंद डेमन स्पिरिट ब्लड उड़कर बाहर आई, जिन्हें शिवम ने तुरंत शोह को कर लिया। बुरा नहीं, शिवम ने संतोष से सिर हिलाया। ये सभी डेमन जीनियस थे जिनकी पोटेंशियल बेहद जबरदस्त थी। उनसे मिलने वाले मेरिट पॉइंट्स निश्चित ही कम नहीं थे और जितने ज्यादा हों उतना बेहतर। स्विश आकृति चमकी और शिवम वहां से गायब हो गया अगले डेमन की तलाश में। हालांकि पूरे 1 घंटे से ज्यादा समय तक शिवम को कोई डेमन नहीं मिला। ये बिल्कुल सामान्य था। यह अस्थायी ग्रह बेहद विशाल था और कुल मिलाकर केवल लगभग 7000 लोग पूरे ग्रह पर फैले हुए थे। इतने बड़े क्षेत्र में किसी से टकरा जाना आसान नहीं था। ऊपर से यहाँ सभी की गति बहुत दबा दी गई थी। उड़ने की रफ्तार बहुत कम थी, जिससे दूसरों से मिलने की कठिनाई और भी बढ़ गई थी।
शिवम बिल्कुल शांत था और लगातार आगे बढ़ता रहा। हर कुछ दूरी पर वह किसी साफ दिखाई देने वाली जगह पर एक निशान छोड़ देता ताकि अगर रूपाली बाद में उसे देखे तो ये समझ सके कि वह किस दिशा में गया है। कुछ समय बाद शिवम की आंखें चमक उठीं। आगे एक उभरी हुई चट्टान पर एक युवक खड़ा था। वह युवक मानव जाति जैसा दिखता था, काला चोगा पहने हवा के सामने खड़ा हुआ काफी हैंडसम लग रहा था। शिवम को देखते ही वह युवक सीधे उसकी ओर बढ़ा। डेमन, शिवम ने धीमे स्वर में कहा और उसके हाथ में एक गोल मोती प्रकट हुआ। इस समय डेमन भी तेज रोशनी से चमक रहा था। मोती की प्रतिक्रिया ये बता रही थी कि सामने वाला डेमन है, लेकिन शिवम को उस व्यक्ति से मोसा का आभास बिल्कुल नहीं हो रहा था। इससे उसे 8 स्नेक डेमन किंगडम के डेमन प्रिंस समोरो की याद आ गई। यानी यह वो व्यक्ति था जिसने डेमन एंसेस्टर ब्लडलाइन को जगा लिया था। शिवम के हाथ में डेमन बीड देखकर काले चोगे वाला युवक रुक गया और तिरस्कार की हंसी हंसते हुए बोला, यही है तुम्हारा सो कॉल्ड डेमन बीड। मान भी लो कि तुमने मुझे पहचान लिया तो क्या कर लोगे, मरना तो तुम्हें ही है। स्विश, उस युवक की आवाज गिरते ही उसके शरीर से भयंकर मोसा फूट पड़ी। उसका शरीर बिजली की तरह चमका और वह सीधे शिवम की ओर झपट पड़ा। डेमन फायर, एक जोरदार दहाड़ के साथ काले चोगे वाले युवक से भयानक लपटें निकल पड़ीं। वे लपटें काली हो गईं और एक बदसूरत राक्षस का रूप ले लिया जो न तो पूरी तरह वो पास भी नहीं आया था कि शिवम को तेज गर्मी और सड़ी हुई बदबू का एहसास हो गया। यह आग सिर्फ भयंकर गर्म ही नहीं थी बल्कि अत्यंत जहरीली भी थी। धड़ाम शिवम ने हथेली से वार किया और ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक का प्रयोग किया। जबरदस्त हवा का झोंका उठा और आग से बने उस राक्षस को वहीं रोक दिया। देखते हैं तू कितना रोक सकता है डेविल किल, काले चोगे वाले युवक ने चिल्लाया। मोसे उबल पड़ी और एक साथ दर्जन भर आग के मॉन्स्टर एकजुटता हो गए जो हर दिशा से शिवम पर टूट पड़े। सच कहें तो इस डेमन की ताकत काफी अच्छी थी। डिवाइन एम्परर 4th कल्टिवेशन और ऊपर से डेमन एंसेस्टर ब्लड लाइन अवेकन किया हुआ। कोई आम डिवाइन एम्परर 7th कल्टिवेशन वाला भी उसके सामने मारा जाता, लेकिन उसका सामना शिवम से हो गया था। शिवम भी डिवाइन एम्परर 4th कल्टिवेशन में था। एक ही स्तर की लड़ाई में दोनों की कॉम्बैट पावर में जमीन आसमान का अंतर था। बस इतनी ही ताकत, तेरी पोटेंशियल के हिसाब से तू कम से कम 6000 मेरिट पॉइंट्स के काबिल है, स्वीकार करता हूँ। शिवम की उदासीन आवाज गूंजी, फिर उसकी हथेली कांपी और भयानक ऊर्जा चारों ओर फूट पड़ी। आग से बने सभी मॉन्स्टर पल भर में फटकर स्याओ सन हो गए। वही भयानक शक्ति काले चोगे वाले युवक पर भी टूटी। आह! युवक जोर से चीखा, उसकी हड्डियां टूट गईं और शरीर पीछे की ओर उछल गया। तेरी कॉम्बैट पावर, डेमन युवक गरजा। उसकी आंखों में भरोसा न कर पाने वाला भाव था। वो शिवम के बराबर कल्टिवेशन पर था फिर भी पूरी तरह कुचला गया। उसे समझ आ गया कि वह इन के एक पियरलेस मॉन्स्टर से टकरा गया है। भागने का सोचने तक का समय नहीं मिला। शिवम की आकृति चमकी, डेमन युवक का शरीर फट गया और वहीं गिर पड़ा। जब शिवम दोबारा दिखाई दिया तो उसके हाथ में पहले से ही डेमन स्पिरिट ब्लड की एक बूंद थी। ये डेमन स्पिरिट ब्लड 8 स्नेक डेमन किंगडम के प्रिंस से जरा भी कम नहीं। इसकी कीमत लगभग 6000 मेरिट्स होनी चाहिए। शिवम मुस्कुराया। लगातार कई डेमन जीनियस से टकराने के बाद शिवम का मन काफी हल्का हो गया था। अब उसे ये साफ समझ आ गया था कि इस युद्ध में शामिल डेमन पक्ष हो या इन पक्ष, किसी की भी कल्टिवेशन बहुत ज्यादा ऊंची नहीं होगी। आखिरकार इस युद्ध की आयु सीमा 50,000 साल से कम थी। डिवाइन सॉवरन के लिए 50,000 साल तो बस पलक झपकने जैसा होता है, और एम्परर रेल्म के लिए कई लोग तो 50,000 साल से भी ज्यादा समय तक एकांत साधना में रहते हैं। जो लोग 50,000 साल के भीतर गॉड एम्परर रेल्म तक पहुंच पाते हैं वे बेहद दुर्लभ हैं। इसके लिए न केवल जबरदस्त प्रतिभा चाहिए बल्कि अथाह संसाधन भी। असल में इस बार इन पक्ष से युद्ध में भाग लेने वाले सभी लोग किसी न किसी टॉप क्लैन से थे। उनमें से ज्यादातर टॉप 10 रेसेस से थे, कुछ टॉप 100 रेसेस से और नीचे की जातियां भी थीं, लेकिन बहुत ही कम। एंशंट वंश सूची में किसी रेस का स्थान जितना ऊंचा होता है उसकी समग्र प्रतिभा उतनी ही मजबूत होती है। इसका कारण साफ है, उनके पास संसाधन ज्यादा होते हैं जिससे वे 50,000 साल के भीतर गहरी कल्टिवेशन कर पाते हैं।
लेकिन आखिरकार समय 50,000 साल ही था। चाहे प्रतिभा कितनी भी ऊंची हो और संसाधन कितने भी हों, कल्टीवेशन बहुत ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं हो सकती। शिवम ने अनुमान लगाया कि इस बार युद्ध में भाग लेने वालों में डिवाइन एम्परर रेल्म से ऊपर कोई नहीं होगा। संभव है कि डिवाइन एम्परर 7 से ऊपर भी कोई हो या न हो, यह अनिश्चित था। इसलिए शिवम के दिल में अब साफ भरोसा आ चुका था। डेमन स्पिरिट ब्लड इकट्ठा करने के बाद शिवम वहां से निकल गया और डेमन हंटिंग जारी रखी। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। इस दौरान शिवम की मुलाकात इनर के कुछ अन्य लोगों से भी हुई। कुछ इनर के लोगों ने शिवम को साथ मिलकर लड़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। कारण सरल था, उनकी कल्टीवेशन बहुत कम थी। शिवम उन्हें आंख में बैठाने लायक भी नहीं समझता था। साथ मिलकर तभी लड़ना सार्थक होता है जब दोनों की ताकत लगभग बराबर हो या कम से कम बहुत ज्यादा अंतर न हो, तभी वो शिवम के लिए सहायक होता। जो न तो मदद करे और उल्टा बोझ बन जाए, उसके साथ शिवम क्यों मिलकर लड़े। इस अवधि के दौरान शिवम की कुल 18 डेमोनिक जीनियस से मुठभेड़ हुई। उन सभी को शिवम ने मार डाला। उनमें से कोई भी शिवम का मुकाबला नहीं कर सका। सभी उसके हाथों मारे गए और उसे कुल 18 बूंद डेमन स्पिरिट ब्लड मिली। इसी दिन शिवम उड़ते हुए आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसने सामने से एक भयानक गर्जना सुनी। साफ था कि आगे कहीं जोरदार युद्ध चल रहा है। शिवम ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं की और सीधे उस दिशा में उड़ गया। ड्रैगन लॉर्ड रिवेंज के बाकी 2 एपिसोड शाम तक अवेलेबल हो जाएंगे और एक स्टोरी मंडे से हम लोग नई स्टोरी डाल देंगे, फिर कल ही अपलोड हो जाएगी अगर एपिसोड रेडी हो गए तो। और इसके 7 बजे और 9 बजे तक एपिसोड इसके सारे अवेलेबल हो जाएंगे ड्रैगन लॉर्ड के। इस टाइम थोड़ा काम में बिजी हूँ और अल्टरनेट एपिसोड हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी आप लोग मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, सागा सीरीज़ प्ले स्टोर से, तो उसमें आपको नई स्टोरी मिल जाएगी, मैरिड टू ड्रैगन प्रिंसेस, उसको सुन सकते हैं। और स्टार्टिंग के एपिसोड 10 आपको टेलीग्राम के थ्रू मेरे मिल जाएंगे, उसको भी सुन सकते हो वहाँ के। नए चैनल जो कि लिंक पड़ा होगा कम्युनिटी टैब में, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। वहाँ पर भी मैं कंटिन्यू रखूँगा, डबिंग चल रही है, आगे के बहुत सा ज़्यादा एपिसोड आगे के रेडी कर दूँगा अच्छी आवाज़ में, ताकि उसको मैं सेटअप कर पाऊँ। बाकी अल्टरनेट एपिसोड कुछ दिनों तक ऐसे ही आते रहेंगे।